चलिए पहले मेरा काम देखिए, उसके बाद आप मुझे नंबर दीजिए। ये हमारा देखिए फ्लाईओवर जो है, ये जो मार्ग है मुख्य मार्ग है जो प्रयागराज को जोड़ता है। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं ये मैंने बस अड्डा बनवाया था। ये हमारा जो फायर स्टेशन है इसको भी मैंने पिछले ही कार्यकाल में इसको बनवा दिया था, लगभग 1.5 करोड़ की लागत से। यह कृषि कल्याण केंद्र बन रहा है। और ये आप जो स्टेडियम देख रहे हैं, यहाँ तलवारबाजी, जूडो, कराटा, बैडमिंटन, यहाँ पर ग्रामीण स्तर के बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं पीली नदी, और ये पूरी तरीके से मृत हो गई थी। आपने इसको खुदाई करवाई? पूरी खुदाई करवाई, पूरी नदी ये जीवित हो गई है। इस ITI में 12 ट्रेड में पढ़ाई होती है। और उन 12 ट्रेड में लगभग अगर मैं कहूँ तो 200 बच्चे शिक्षारत हैं यहाँ पर। तो सैकड़ों गांव इस पुल के माध्यम से जुड़ेंगे और ये पुल लगभग कंप्लीट हो गया है। जय जय परशुराम महादेव, परशुराम की, परशुराम की। श्री केशव मौर्य जी और श्री सुनील बंसल जी, ये दोनों मेरे राजनीतिक गुरु और भगवान हैं। आप इतना कुछ बोल रहे हैं धनंजय सिंह जी को लेकर, आपको कहीं डर और नहीं लगता? मैं अपने माँ बाप और भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। डर के आगे जीत है। उसी डर को और खत्म करने के लिए 18,000 फीट से कूद गया था। सिर्फ दोस्तों ने चैलेंज किया, कूद गया। योगी सरकार के 4 साल हो गए और अब 2027 का चुनाव दहलीज पर है। ऐसे में द रेडिंग एक नया शो शुरू कर रहा है विधायकों के साथ, और हम पहुंचे हैं जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में। और ये विधानसभा है रमेश मिश्रा की। मिश्रा जी नमस्कार पांडे जी। अरे आप तो यहाँ जनता दर्शन कर रहे हैं, तो हम पहुंच गए हैं आपके पास जी, चलकर ये जानने की आखिर 4 साल में ऐसा आपने क्या किया है और जनता आप पर क्यों भरोसा करे। और ये भी कोशिश करेंगे कि 4 साल अभी के और पिछले 5 साल यानी लगभग 9 साल से ज्यादा से ये विधायक हैं, 2 टर्म के विधायक हैं। जनता ने बहुत भरोसा किया आप पर, तो आपके क्षेत्र में भी चलेंगे, समाज में भी चलेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि जौनपुर के ये लाल कितने सफल हैं और लोग आप पर आगे क्यों भरोसा करें और क्यों आपको वोट करें। ठीक है, पहले तो आपका स्वागत है बदलापुर की धरती पर। और जहां आप स्थित हैं श्री कमलम है हमारा जी। ये बदलापुर की देवतुल्य जनता की जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो है ये हमने कार्यालय बनाया है जी। और यहाँ आपका स्वागत है। और मैं आपको बताऊं, आधार कार्ड से लेकर के, राशन कार्ड से लेकर के, पेंशन से लेकर के सारी समस्याओं का निदान हम इसी कार्यालय से करते हैं। और बड़ी बड़ी समस्याओं का भी निदान करते हैं। और बदलापुर का विकास भी मेरा एक प्रयास रहता है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से निरंतर करूं। और मैं शायद ज़्यादा नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बदलापुर लगभग 1 साल में पूरी तरीके से बड़े कामों से हमारा संतृप्त हो जाएगा। और अच्छा हुआ कि आप आए हैं, तो हमको आपको अपना काम भी दिखाने में अच्छा लगेगा। भाई एक फिल्म आई थी बदलापुर जी, तो मैं जब नाम आपका सुनता हूं कि बदलापुर तो वो लगता है कि बदलापुर के हीरो हैं आप जी, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी धरती है। और ऐसे में आपने ये एकदम हाईवे के नजदीक बना लिया है कि लोगों को कनेक्ट करें, लोगों को जोड़ के रखें कि ताकि मामला ठीक ठाक रहे। ये ऐसा कार्यालय है जो 5 रास्ता पे है। यहाँ 5 रास्ता आता है। और जो सामने आपको हाईवे दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ लखनऊ है, एक तरफ काशी बनारस है। सीधे लगता है कि हम एकदम बनारस और लखनऊ के बीच में बैठे हैं। और 2 घंटे आपको लगेंगे यहाँ से जाने में। बहुत प्राइम लोकेशन पर है। जनता को आने में सुविधाएं भी होती हैं। ये हमारा देखिए आप कार्यालय देख रहे हैं, इसमें हमारे जो है जिन किसी का पेंशन, अरे उसको तो हम देखें, इससे बढ़िया इस पे नजर चली गई। ये कौन सी खटिया है? हमारे एक कार्यकर्ता हैं विश्वकर्मा जी, और उन्होंने हमें एक गिफ्ट किया था जन्मदिन के अवसर पर। अच्छा, पहले एक खटिया उन्होंने हमें दिया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि विधायक जी एक खटिया मैं और आपको देना चाहता हूँ, एक कम पड़ रहा है। तो उन्होंने हमको ये दूसरा एक और खटिया दिया। ये दोनों हमारे विश्वकर्मा जी खटिया दिए। ये आप देख रहे होंगे सामने एक धनुष लगा हुआ है। ये हमारे महमूदपुर एक गांव है, सबसे प्रथम माने 1 नंबर बूथ हमारा वहीं से शुरू होता है। अच्छा, एक उन्होंने धनुष दिया और एक देखिए वहां तलवार उन्होंने दिया, एक त्रिशूल भी उन्होंने दिया। तो हमेशा हमको हर साल में कुछ न कुछ उनके द्वारा
जो है हमको गिफ्ट मिलता रहता है। हाँ। और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बड़ा प्यार करते हैं बदलापुर के लोग, बहुत स्नेह करते हैं। ये आपने लाइब्रेरी बना रखा है क्या? ये हमको सब हमारे लोग देते रहते हैं, जहाँ कहीं कार्यक्रम होता है हाँ। तो अधिकतर लोग किताब देते हैं, बहुत सारे लोग पुस्तक देते हैं। अब देखिए एक ये पेंट रखा है, ये जो गोबर से बना हुआ पेंट हमारे बदलापुर में बनता है। गोबर से बनाते हैं पेंट। हाँ। और हमारे प्रतिनिधि भी हैं, हाँ। ये अपना बदलापुर देखते रहते हैं। और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी है हाँ। सब हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो क्षेत्रीय ये जनता कभी के द्वारा। पढ़ने वढ़ने का मौका मिल पाता है? अब पढ़ने का मौका कहाँ मिल पाता है, अब पढ़ने का मौका है, कहाँ कब तक नहीं। पढ़ेंगे? तो कम से कम जनता आती है तो जो ये जो है आपका कार्यालय है, यहाँ से क्या होता है? अब यहाँ आप देख रहे हैं हमारे जो सहयोगी लोग हैं यहाँ पर, अंबुज तिवारी जी हैं, सुरेश चौहान जी हैं। हाँ। अब इस कार्यालय के माध्यम से कोई जनता, जैसे सुबह जब पब्लिक काफी आती है तो उनकी आवास माने आवास की समस्या है, शौचालय की समस्या है, किसान सम्मान निधि उनको नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये सब ऑनलाइन हमारा कनेक्टेड है। सारी समस्याओं का निदान यहाँ से हम लोग करते हैं। अभी हमने पीली नदी भी देखी खुदवाई, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए कार्यालय में रखा हुआ है। ये पूरी पीली नदी ये पूरी मृत हो गई थी। अच्छा। ये पीली नदी के ये हालत था, ये हालात था पीली नदी का। हमने श्रमदान के सहयोग से आज ये पीली नदी हमारी इस तरीके से बह रही है। बहुत सुंदर पीली नदी हमने बनवाया है। अच्छा। और 11,000 लोगों से हमने वृक्षारोपण करवाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर स्पीच में जब पर्यावरण की बात आती है तो हमारे इस पीली नदी की चर्चा करते हैं, जौनपुर की पीली नदी। और 1 रुपया सरकारी बजट इसमें नहीं लगा है। अच्छा। पूरी तरीके से निःशुल्क हमने इसको खुदवाया है। अरे वाह। ये हमारे समझ से प्रदेश का पहला ये नदी होगा जो पूरी तरीके से मृत हो गई थी और उसको हम लोगों ने जन सहयोग से इसको खुदवाया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक खबर पहुंचे तो हमने सबको मेल किया है, CR पाटिल साहब को मेल किया है, प्रधानमंत्री जी को किया है, सबको किया है। और कई जगह से मेरे पास लगभग अगर मैं कहूं तो केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों, प्रदेश सरकार के सभी मंत्री का हमारे पास पत्र भी आ गया है, बधाई संदेश भी आ गया है, मुख्यमंत्री जी का भी आ गया है। अभी प्रधानमंत्री जी का बधाई संदेश हम बल्कि नहीं मांगे थे, मिलने का समय मांगे थे, मिल जाएगा समय नहीं, इस रिपोर्ट देखने के बाद। बस यही इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी से एक बार मुलाकात हो जाए, क्योंकि पर्यावरण के प्रेमी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने पीली नदी को खुदवाने का काम किया है। बहुत बड़ा योगदान इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उनका पर्यावरण के प्रति प्रेम देख करके। जी, योगी जी भी तो है इसमें, आइए करें वसुधा का। ये योगी जी ने हमारे पीली नदी का जिक्र किया था इस संदेश में, यहाँ इन्होंने देखिए इसमें बोला भी है। तो पीली नदी का उन्होंने जिक्र किया था। ये तो बहुत नेक काम किया आपने। जी, एक संरक्षण किया आपने, जी, प्रकृति को संरक्षित किया आपने। जी। ऐसे हम लगातार काम करते रहते हैं। अब आप देख रहे हैं ये हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को आसानी से संवाद कर सके। हम सबको हर साल डायरी देते हैं जिसमें सभी का नाम, नंबर, हमारे कार्यकर्ता संगठन का नंबर, हमारे मंडल अध्यक्षों का नंबर, कार्यालय का नंबर, सभी अधिकारियों का नंबर। और आप देख रहे होंगे इसी किताब में हमने क्या क्या काम कराए हैं, सभी के काम का हमने जिक्र किया। देखिए ये हर साल मैं बांटता हूँ। और हमने कहाँ कहाँ क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसको, हम अमेरिका गए थे, एक बार 3 विधायक गए थे, उसमें भी मैं गया, एक बार 4 विधायक गए, मैं वहां भी गया। दुबई से हमने 18,000 फीट से छलांग लगा दिया था। अच्छा। उसका भी हमने कार्यकर्ता खुश होते हैं हमारे। नेशविल में हमने 5,000 की लगभग सभा कराई थी वहां पर, बहुत बड़ी, उसका भी हमने जिक्र कर दिया। राम मंदिर हम लोग यहाँ से पैदल गए थे अयोध्या, लगभग 1,000 कार्यकर्ताओं के साथ। अच्छा। मैं यहीं से पैदल गया था। और 1,000 लोग मंदिर बनने के बाद हमने दर्शन किया था यहाँ से पैदल, 3 दिन में हम लोग पहुंचे थे। और ये आप जो देख रहे हैं बहरीन, हम बदलापुर महोत्सव कराते हैं। सबसे पहला महोत्सव लखनऊ महोत्सव के बाद हमारी सरकार में बदलापुर महोत्सव शुरू हुआ। हमारे महोत्सव को बहरीन के लोगों ने देख करके मुझे वहां चीफ गेस्ट बनाया। चीफ गेस्ट बना करके वहां हमको बुलाया था बहरीन में। अगर मैं कहूं तो बदलापुर महोत्सव, सामूहिक विवाह, बदलापुर का विकास कार्य, जनता से जुड़ाव, इन सब के कारणों से आप देश विदेश से भी मेरे पास हमेशा लोग बुलाते हैं कार्यक्रम में कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज बदलापुर की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अच्छा, ये लिखा है शुभ लाभ श्री कमलम, इस कार्यालय का नाम है कमलम। जैसे कमल हमारा चुनाव पहचान चिन्ह है, और दूसरा गुजरात में जो कार्यालय है भाजपा का, उसका नाम श्री कमलम है। तो मैं वहां को देख करके मैंने श्री कमलम बनाया। और मैं बताना चाहता हूँ CR पाटिल साहब जो बेस्ट सांसद में उनका
उनको ख्याति प्राप्त है। हाँ। तो CR पाटिल साहब का मैंने कार्यालय देखा। अच्छा। उनके कार्यालय में हमने जो जो चीजें देखा उसको हमने पूरा प्रयास किया कि अपने कार्यालय में करना चाहूँ। जनता संवाद, जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे करना है, सारी समस्या का उनका निराकरण हो जाए, और आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड हम कार्यालय के माध्यम से ही दे सकें, ऐसा हमने एक व्यवस्था बनाई है अपने कार्यालय में। कहीं न कहीं यह सीख मुझे CR पाटिल साहब से ही मिली। अरे वो बहुत क्रांतिकारी हैं, कभी चुनाव हारे ही नहीं वो। हाँ, और लगातार उन्होंने जी भाई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐसी ख्याति मिली उनको, और इतनी बड़ी सफलता तो मोदी जी के जमाने में भी नहीं मिली। गुजरात में जितनी सीटें मिली हैं, तो आपने उनसे प्रेरित होके ये सब किया है। और ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि लगभग 5 रास्ते पे हम लोग हैं। और हमने देखिए सामने जो मुख्य द्वार है हमारा, हमने सामने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे हमने एक द्वार भी बनवाया है। बनारस और लखनऊ हाईवे। हाँ। अरे वाह। और उधर से अहिल्याबाई होलकर के नाम हमने गेट बनवाया है। और एक हम जो संघ शताब्दी वर्ष अभी 100 वर्ष पूरा हुआ है, उसके लिए हम एक बहुत बड़ा एक पार्क भी बनवा रहे हैं यहाँ पर बगल में। ये बगल में आप बाउंड्री वाला भी तैयार हुआ है। अब धीरे धीरे इसका भी हम काम करवाने जा रहे हैं। अच्छा। एक अच्छा हमारा सोच रहता है कि कुछ ऐसा काम किया जाए, समाज को, जनता को भी फायदा हो और आम लोग उससे जुड़ सके। ये मेरा लक्ष्य रहता है। तो चलिए देखा जाए क्षेत्र में अभी आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। क्षेत्र में चला जाए तो? हाँ, क्षेत्र में चला जाए। खाली कहने से थोड़ी होगा, देखूंगा ना। यही तो मैं सबसे कहता हूँ। जब कोई मेरे ऊपर टीका टिप्पणी कहता है, मैं सीधे कहता हूँ आइए हम आपको अपना काम दिखाएं। उसके बाद हमको नंबर दीजिए। हमको नंबर कभी मत दीजिए। अगर मैं कहता हूँ मुझे 80 नंबर दीजिए, मत दीजिए आप। चलिए पहले मेरा काम देखिए, उसके बाद आप मुझे नंबर दीजिए। काम बोलता है। मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस चीज के लिए कि आप मेरा काम देखने। और क्या, ऐसे तुक्के में थोड़ी माने। नेता तो भाई बोलते ही है आइए कि हमने ये किया, हमने वो किया। आइए बैठिए। चलिए बैठिए, आइए पांडे जी, तो आपको दिखाते हैं बदलापुर का विकास। बदलापुर जो मैंने 9 सालों में किया है, वह विकास आप देखिए और आप खुद ताजुब करेंगे। 2026 में दिसंबर माह के पहले तक हम बदलापुर को बड़े कामों से संतृप्त कर देंगे। बड़े कामों का मतलब जो एक विधायक का काम होता है, और ये बहुत बड़ी बात है। संतृप्त शब्द कहना शायद कोई आज तक विधायक किसी ने कहा होगा, और सिर्फ मैं इसलिए कहता हूं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं विकास कर रहा हूं। आज आप जान लीजिए हमारे यहाँ लगभग 17 पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज। 17 बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। भोजनाथ घाट का पुल है, कारोबीर घाट का पुल है जो सई नदी पर है। हमने जो हमारे यहाँ गोमती नदी है उस पर हमने बेलावम पुल बनवाया। एक इमिलिया घाट पुल बनवाया। पीरी नदी जिसकी जिक्र अभी कर रहे थे, उस पर हमने कम से कम 4-5 पुल बनवाया। डेहुड़ा का पुल बनवाया, औरंगाबाद में हमने पुल बनाया, और अभी भी हमने 3-4 ब्रिज पास कराए। अब आप ये समझिए कि ब्रिज के मामले में अगर मैं कहूं तो मेरे बदलापुर में अब किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश सरकार से ब्रिज नहीं चाहिए। कोई विधायक कह सकता है ऐसा? भाई लोग कह रहे हैं शब्द का प्रयोग किया, संतृप्त। यस, संतृप्त तो मतलब जल्दी होता ही नहीं। हाँ, जल्दी होता ही नहीं। अगर आप सड़कों की बात करें तो पुल की बात मैंने कहा, अगर आप सड़कों की बात करेंगे, सड़कों में हमारी स्थिति आज की डेट में यह है कि लगभग 80% सड़कें बन गई हैं। चौड़ीकरण की जो महत्वपूर्ण सड़कें जो कम से कम 10-20-50 गांव को जोड़ती हैं, अगर ऐसी सड़कों की मैं बात करूं तो मात्र हमारे पास 3 या 4 सड़क रह गई है। और उन 3-4 में मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1-2 महीने के अंदर 2 पास हो जाएगी, और अभी हमारे पास दिसंबर तक का माह समय है। तो यानी कि इस साल में मैं 4 सड़कें पास करा के जनता को समर्पित करके दे दूंगा चलने के लिए। तो आप सोचिए हमारे पास न सड़क रह गया, न पुल रह गया। आप जितनी स्पीड से काम कर रहे हैं बाकी विधायक तो रोते हैं, कहते हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, प्रमुख सचिव सुन नहीं रहे हैं, जिला अधिकारी, SP, कप्तान कोई सुन नहीं रहा है। तो काम हो कैसे रहा है तब फिर? अब देखिए ऐसा है, मैं सुनवाने का तरीका जानता हूँ। जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है उस चीज का प्रयोग करता हूँ। कहीं प्यार से काम हो जाता है, जहां प्यार से नहीं काम होता है तो थोड़ा वहां पर दूसरा भी रूप दिखाना पड़ता है, लेकिन लगभग प्यार से काम हो जाता है। और आज उसी की देन है कि मैं संतृप्त कह रहा हूँ, और आपको कुछ महत्वपूर्ण काम दिखाने जा रहा हूँ। जैसे हमारा रेलवे का फ्लाईओवर बहुत इंपॉर्टेंट काम था, थोड़ी गति उसकी धीरे हो गई क्योंकि ड्राइंग 3-4 बार चेंज हुआ रेलवे के द्वारा, लेकिन आप समझो बदलापुर की बहुत बड़ी उपयोगिता है। हमने ITI बनवाया, कड़ेरेपुर गांव है एक,
ITI बन, बहुत बड़ी बिल्डिंग हमने बनवाया ITI की, और कम से कम अगर मैं कहूँ तो 14-15 ट्रेड में वहाँ पढ़ाई हो रही है। अच्छा। और फायर स्टेशन हमने बनवाया, यहाँ आग जब लगती थी तो जौनपुर से दमकल आती थी। और आप ये जान लीजिए कि मेरे विधायक बनने के बाद, 17 में विधायक बनने के बाद, उत्तर प्रदेश की सरकार की कृपा से, माननीय योगी जी की कृपा से, आज जो बस अड्डा हमारा, जो फायर स्टेशन बना है, कृपा से, बस उनके मुख्यमंत्री की घोषणा से हमको मिला था। मुख्यमंत्री की घोषणा, कृपा कहाँ है? वो तो काम है ना मुख्यमंत्री का। देखिए वो संत हैं, और संत के नाते कृपा शब्द जोड़ना पड़ता है। सिर्फ अगर मुख्यमंत्री होते तो शायद मैं ये शब्द नहीं जोड़ता, क्योंकि एक मठ के मठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठ एक बड़ा पीठ है, इसके नाते कहीं न कहीं उसमें सरकार की, तो मैंने पहले सरकार का ही नाम लिया, उसके बाद मैंने कहा कि कृपा। कृपा इसलिए कि एक संत आज हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपके बेटे की शादी में आ गए इसलिए आपका प्यार बढ़ गया लग रहा है। अरे नहीं पांडे जी, अरे ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी तो हर जगह जाते हैं। आप ही तो थे 22 के चुनाव में बगावत करने वाले। नहीं, सबसे पहले अपने मुखार बिंदु से हुंकार भरने वाले। मैंने क्या कहा था, आपने हमारे शब्द को नहीं, सीएम साहब सेट कर दिया। नहीं पांडे जी ऐसी बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान समझिए। मैंने जब लोकसभा के चुनाव के बाद, जिस आप मेरे वक्तव्य की आप चर्चा भी आपने छेड़ी है, लोकसभा चुनाव के बाद थी। हुआ क्या था कि लोकसभा के चुनाव के बाद जब मैं सीट हारा, हमारे यहाँ भी लगभग 8,000-10,000 वोट कट गया था, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना मैंने बदलापुर में विकास कराया, उसके बाद भी मैं हार गया लोकसभा के चुनाव में, और जौनपुर में हार गया, कई सीटें हम लोग प्रदेश में हार गए। तो जब मैंने उसकी समीक्षा किया तो पहला चीज तो वोट की कमी, अधिकारियों की मनबढ़ाई, ये मैं लोकसभा चुनाव में बता रहा हूँ, अधिकारियों की मनबढ़ाई, और अधिकारियों की मनबढ़ाई के साथ साथ हमारा वोट कटना। दूसरा, कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे, पता नहीं क्यों, एकदम जैसे उनका कोई तहसील में नहीं सुन रहा था, थाने पे नहीं सुन रहा था, तो बड़ा वो अजीब तरीके से उनका भाव था कि ठीक है हम भाजपा में हैं, हम जाके अपना वोट डाल देंगे, लेकिन हम किसी से कहने नहीं जाएंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे। बड़ा नीरस टाइप का था। और आम जनता में क्या था, अखिलेश यादव ने इतना भ्रम पैदा कर दिया था कि संविधान खतरे में पड़ गया है, आरक्षण खतरे में पड़ गया है, संविधान पे अब मोदी जी का फोटो आ जाएगा, ऐसा ऐसा करके इतना ज्यादा भ्रमित कर दिए थे। अब मैं यह भ्रम देख करके मैं वही चिंता किया कि आखिर हम इनके भ्रम को क्यों नहीं तोड़ पाए। या बड़े बड़े नेता जो हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन सबको तोड़ना चाहिए था, सारे नेताओं को लगना चाहिए था। वो कैसे नहीं टूटा वो भ्रम? अगर वो भ्रम टूट गया होता तो हम लोग जो है कम से कम 65 सीटें 60 सीटें यहाँ जीते। आपको लगता है कि जो मंत्री थे बड़े बड़े हूटर लेके सूटर लेके चल रहे हैं, वो भ्रम क्यों नहीं तोड़ पाए? भाई अब आप बताइए, उस समाज के, अगर मान लीजिए कोई दलित समाज में अगर कोई भ्रम पैदा किया है कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो समाज के नेता को जागरूक होना चाहिए था। उसी कोटे से तो मंत्री है वो। अब उसी कोटे से तो मंत्री है। तो वही चीज सभी समाज के लोगों के हैं, जितने समाज के लोग थे। अब मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लेकिन मैं यह बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हम जब यह चीजें देखें तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने दिल से काम नहीं किया, अपने समाज को समझा नहीं पाए। आरक्षण और ये जो संविधान का खतरा था उसको इन्होंने उनके दिमाग से उतार नहीं पाया, और हम हार गए चुनाव। मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला। मैंने क्या कहा था, मुझे आज भी शब्द याद है। हमने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व को उत्तर प्रदेश के चुनाव में फोकस करना पड़ेगा। अगर 27 में आप चुनाव जीतना चाहते हैं, यहाँ पर कड़े और बड़े निर्णय लेना पड़ेगा, कड़े बड़े निर्णय लेना पड़ेगा, और कड़े बड़े निर्णय के साथ जो भ्रम पैदा है नीचे, उसको आपको दूर करना पड़ेगा। ये बात मैंने कही। अब आप बताइए मैंने क्या गलत कह दिया? अब उसमें जो मैंने कड़े बड़े निर्णय कह दिया, उसको आपके मीडिया के साथियों ने इतना र्यूमराइज कर दिया कि मैं जो है मुख्यमंत्री खिलाफ बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। उसी में लाइन कहा कि हाई कमान को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, दिल्ली की टीम को यहाँ हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यानी योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के साथ जो ये मंत्री और डिप्टी सीएम बने हुए हैं, और ये इतने कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री जो लाओ लश्कर और पूरी सुविधा का भोग कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अमित शाह और मोदी जी को लगना पड़ेगा। यही तो कहना चाह रहे थे आप। मेरा भाव क्या है कहने का, आप समझिए। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, जिले से नाम जाता है टिकट का,
अरे प्रदेश सर, ये है, सब प्रदेश व्यवस्था आता है सब पता दिल्ली है, में, लेकिन मंत्री वो सब पता लेकिन है। निर्णय कहाँ से आपने होता कहा है ना कि भाई साहब? हाईकमान को लगना पड़ेगा, पांडे जी, केंद्रीय दिल्ली को लगना मैं इसलिए पड़ेगा। कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ही चुनाव लड़ रहा है। आज बंगाल में कौन चुनाव लड़ रहा है? अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, कौन चुनाव लड़ रहा यही तो था? बात है। हरियाणा में कौन चुनाव यही लड़ रहा तो था? बात है मिश्रा जी, जब हैं? केंद्रीय नेतृत्व मध्य चुनाव प्रदेश लड़- में कौन चुनाव लड़ रहा था? हाँ। जब केंद्रीय नेतृत्व के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, हाँ। तो 2027 का चुनाव भी तो हम तो केंद्रीय नेतृत्व के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव हैं? केंद्रीय नेतृत्व में नहीं लड़े थे? लड़े थे, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, हम उनके भ्रम को नहीं दूर वो कर तो पाए। केंद्रीय नेतृत्व का ही चुनाव था, वहां हाँ, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री मोदी बनना जी था। का ही चुनाव था, आपका बात सही है। हाँ। लेकिन हम भ्रम को नहीं दूर कर पाए। उनके अंदर जो भ्रम था संविधान के खिलाफ, हाँ। कहीं ना कहीं हम अपना भी दोष मानते हैं। हाँ। उसमें रमेश मिश्रा का भी दोष है। हाँ। हम विधायक हैं, हमारा भी दोष है, हम भ्रम नहीं तोड़ पाए। अरे आप तो संतृप्त वाली स्थिति में हैं। आपने बहुत मेहनत किया है, कहाँ आपका कोई दोष लग रहा है मुझे? हैं? नहीं, देखिए, हमारा दोष इसलिए है, जब अपनी विधानसभा में जीत नहीं दिला पाए लोकसभा में, हाँ। तो दोष मेरा भी है। हमको कम से कम अपने आपने विकास। चिट्ठी लिखी, बवाल हो गया, रमेश मिश्रा ने आवाज उठा दी, बगावत कर दी, बुलंद आवाज में चुनौती दे दी मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ कोई जी बगावत को। नहीं, आपके मीडिया के लोगों ने जो है उसको दूसरे ढंग पे डाल दिया। मीडिया तो मैंने बहुत मतलब सबसे कमजोर गाय है। मैंने सिर्फ उसको कड़े भूलना और दो। बड़े, मैंने सिर्फ कहा था कड़े और बड़े निर्णय लेना चाहिए। हाँ। उस निर्णय में भी एक, अगर मैं नहीं चुनाव जिता पा रहा हूं बड़े तो और मुझे बड़े निर्णय में आपने सोचा कि सत्ता में बदलाव चलिए, होना हम आ गए चाहिए। हैं फ्लाईओवर। आ गए, आइए आइए, उस पर भी बात होती रहेगी जी। पहले आपके विकास काम को देख लें, बाकी तो ये सब चलता ही रहेगा। ये हमारा देखिए फ्लाईओवर जो है, हाँ। ये अगर मैं कहूँ तो ये जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है जो जी। प्रयागराज को जोड़ता है। अच्छा, यही मार्ग हमारा प्रयागराज जाता है। हाँ। और ये प्रयागराज को जोड़ने का काम करता है। हाँ। और ये मार्ग अगर आप इधर जाएंगे, हाँ। इधर जाता है गोरखपुर। हाँ। ये गोरखपुर, बलिया हाँ। और प्रयागराज को जोड़ने वाला अच्छा, ये मुख्य मार्ग है। गोरखपुर, बलिया और प्रयागराज। हाँ। तो यहाँ पर हमेशा जाम लगता था। अच्छा। ये फ्लाईओवर आगे माने हमारा रेलवे स्टेशन है श्री कृष्णा नगर, अच्छा। तो यहाँ पर जो है पूरा भयंकर जाम लगता था। यह काम वैसे सांसद का था, मेरा काम नहीं था। सांसद का। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ सांसद इसके पहले श्याम सिंह यादव बने, हाँ। वो कभी यहाँ दिखाई नहीं पड़े, कोई उनका मतलब नहीं था। हाँ। फिर उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ सांसद बने। बाबू सिंह कुशवाहा, हाँ, बड़ा नाम बहुत है। प्रतापी नाम है। वो भी कभी यहाँ दिखाई नहीं पड़े। अब कुशवाहा बिरादरी के सबसे बड़े चेहरे हैं वो। नहीं, अब तो हमारे पास सम्राट चौधरी बन गए हैं, हमारे पास बिहार के मुख्यमंत्री। पद से कुछ नहीं होता है, काम से अरे होता नहीं है। साहब, हाँ। बिहार के हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे सैनी समाज से आते मोहन हैं, यादव बैठे हुए हैं वहाँ डिप्टी- मध्य प्रदेश में, हमारे और सारे डिप्टी- यादव यूपी के अखिलेश यादव के साथ हैं। अरे अब धीरे धीरे भ्रम टूटेगा यादवों का भी। हाँ। हैं, केशव मौर्य जी हमारे खुद ही डिप्टी सीएम हैं, तो ऐसी बात नहीं, हम तो हर समाज के लिए बात करते हैं। हाँ। अब रही बात, सांसद ने जब यह काम नहीं किया, तब मैं लगा, मैं रेल मंत्री जी के यहाँ गया, नितिन गडकरी जी के यहाँ गया, तो उनके यहाँ से मैं कई बार डिमांड किया, तो उन्होंने मुझे यह रेलवे फ्लाईओवर की संस्तुति दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसकी संस्तुति दिया। आज आप देख रहे हैं कि हमारा फ्लाईओवर लगातार बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि 4 से 5 महीने के अंदर यह हमारा फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा। लगभग ये 48 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ये बड़ी समस्या ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा हमारे बदलापुर का प्रोजेक्ट भी है। ये आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ। और मैं धन्यवाद देता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हाँ। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, हाँ। जिनके आशीर्वाद से यह जो है इतना बड़ा ब्रिज हमारा जो है तैयार हो पा रहा है। योगी जी की कृपा से। भाई मैं कृपा बार बार इसलिए कहूंगा कि आप समझिए हमारी बात। वो संत हैं। मैं भी समझ गया है। आप इस बार लड़के की शादी में आ गए थे, मामला आपका अब इस समय ठीक हो गया है, बहुत मधुर संबंध हो गया है। इस वक्त कृपा बरस गई है आपके अब आप ऊपर। उसको घुमा रहे हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री के साथ साथ संत भी हैं। हाँ। मैं फिर वही कहूंगा, हाँ। जितनी बार आप पूछेंगे हर बार मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ में संत भी हैं, महाराज भी हैं, इसलिए कृपा, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। हाँ। इसलिए मैं तो कृपा कहूंगा ही कि कृपा उनकी है। नहीं ठीक है, बड़ा काम है ये जी। तो इस काम के अलावा भी चलें, कुछ और भी किए? अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने जो है बस अड्डे पर, जो बहुत अच्छा हमने बस अड्डा बनवाया है। और आप ये जान लीजिए नगर पंचायत है हमारा।
और हमारे चेयरमैन साहब भी हमारे साथ में आ गए हैं, इनका घर भी बगल में ही है। अब जान लीजिए यहाँ पर भी भाजपा का पहली बार चेयरमैन यहाँ पर बने हैं, और नगर पंचायत में भी आप जान लीजिए लगातार विकास का कार्य हो रहा है, भयंकर, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बस अड्डे पे चलते हैं, चलिए आपको बस अड्डे पे ले चलते हैं। चलिए। और बहुत सुंदर बस अड्डा, आपको लगेगा आप राजमहल में आप जा रहे हैं, इतना अच्छा। हाँ, तो आपके मित्र दयाशंकर सिंह दे दिए हैं क्या? वो जो है पहले ही बन गया था हमारा, उसके पहले ही। अच्छा, हुआ क्या कि पिछली बार जो है मुख्यमंत्री जी ने 3 ऑप्शन दिया था कि हर विधायक 2-3 काम वो बताएं कि क्या नाम है, क्या क्या वो काम चाहते हैं, प्रायोरिटी क्या है। जो हमारी 3 मांगे थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, ITI, फायर स्टेशन, बस अड्डा, जब मैं 17 में विधायक बना, तीनों उन्होंने मेरी मांग पूरी कर दिया और आज तीनों बन करके चालू हो गए। और मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और उस समय PWD मंत्री थे केशव मौर्य, श्री केशव मौर्य जी। केशव मौर्य जी की बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर, बहुत, वो तो हमको भी पता है। केशव मौर्य जी ने, आप ये जान लीजिए कि कम से कम मेरे पिछले ही कार्यकाल में जितने बड़े पुल थे, लगभग अगर मैं कहूँ तो मुझे उन्होंने 8-9 पुल अपने कार्यकाल में ही दे दिए। उन्हीं के खेमे में है ना आप। अरे खेमा आप कहाँ है यार, आप देखिए, आप पत्रकार लोग ये जो है एमा खेमा बता के जो है, ऐसा मत करिए महाराज। बड़े और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे महाराज। तो मैं देखिए भाजपा का शुभ चिंतक हूँ, मैं हमेशा चाहूंगा भाजपा सरकार बनी रहे। हर सरकार में, हर पार्टी में गुट होते हैं। नहीं, तो गुट हमारे यहाँ कोई गुटबाजी उस 17 की सरकार में आप केशव गुट में थे। उनकी असीम कृपा, कहिए कि श्री केशव मौर्य जी की असीम कृपा से मेरे ऊपर धन वर्षा हुई मैंने क्षेत्र में, और मैं संतृप्त हो गया। देखिए पांडे जी, केशव जी मेरे अभिभावक है, राजनीतिक गुरु है। ये दम वाली बात हुई। सुनील बंसल जी ये दम वाली बात गुरु है। ये दम की बात आपने कहा? दम की बात नहीं, आपने क्या कहा? जब मैं श्री केशव जी, श्री केशव मौर्य जी और श्री सुनील बंसल जी, ये दोनों मेरे राजनीतिक गुरु और भगवान हैं। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। क्यों कहना चाहता हूँ, सुनिए आप। जब मैं राजनीति में आया तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य जी, संगठन मंत्री थे सुनील बंसल जी। भाजपा में मेरी कोई बहुत जान पहचान या कोई बहुत पकड़ नहीं थी, लेकिन एक अच्छा कार्यकर्ता, उनके अंदर एक परख थी कि कार्यकर्ता अच्छा कौन है, कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन हमारी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, कौन चुनाव जीत सकता है। उसको उनके अंदर जो परख थी, वो पारखी निगाहें, कहीं ना कहीं मैं जानता भी नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगा। बदलापुर से मैं शाहगंज से टिकट मांग रहा था, और बाद में मुझे मना भी हो गया कि शाहगंज सहयोगी दल में चला गया है, आपको टिकट नहीं मिलेगा। हम निराश भी हो गए थे, लेकिन केशव जी भाई साहब ने कहा कि रमेश तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता होगी। उनकी यही शब्द, तुम्हारी चिंता होगी, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे नर्वसपना को दूर किया। और देखिए एकाएक फिर बाद में मेरे पास खबर आई कि आप क्या बदलापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कह रहे साहब, हमको अंडमान निकोबार से लड़ा दीजिए, लड़ जाएंगे, बदलापुर तो हमारा घर है, बगल में है। फिलहाल टिकट मिल गया मुझे बदलापुर से, और मैं 17 में विधायक बन गया। तो कहीं न कहीं यह पारखी नजरें जो बंसल जी की और केशव जी की थी, उनके ही आशीर्वाद से मुझे कमल का सिंबल मिला। तो उनको अगर मैं भूल जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे ईश्वर नहीं माफ करेगा। इसलिए मैं जो सत्य है उसको बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और आज उनकी कृपा से ही मैं विधायक बना 17 में, फिर 22 में मुझे टिकट मिला, फिर 22 में मैं विधायक बना। उन्हीं लोगों की कृपा से। अब भाई 22 का टिकट, उस 22 में भी संगठन मंत्री वो थे, प्रदेश अध्यक्ष केशव जी नहीं थे, लेकिन आशीर्वाद तो था, खूब आशीर्वाद था। कोर कमेटी के मेंबर तो थे, कोर कमेटी के मेंबर तो थे। तो कुल मिला जुला के राजनीतिक मेरी शुरुआत अगर किसी ने किया है तो मेरे दो एक गॉड ने, राजनीतिक गॉड ने किया है, केशव जी और बंसल जी ने। यार मिश्रा जी, ये तो आप मर्द वाली बात कहें। मतलब आप मेरे द रेडिंग पे इतने खुलकर इस अंदाज में आप कह रहे हैं कि मेरे 2 भगवान, केशव मौर्य और सुनील बंसल, यस राइट, आज भी और ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर हमेशा रहेंगे। और ये भी जानते हुए कि ये जो इंटरव्यू है वो अन्य लोगों के पास भी जाएगा। मुझे प्रदेश और देश में इसी में नाम पे जाना ही जाता है। मैं कई बार अपने स्पीच, कभी आप हमारे साथ रहिएगा, मैं पब्लिक में जब स्पीच देता हूँ
तो मैं कई बार मैं कहता हूँ ये बात को कि मैं नहीं बोलता हूँ, जब मैं माइक पकड़ता हूँ तो मैं शीतला माई का बहुत बड़ा भक्त हूँ और साथ में ही मैहर माई का। तो मैं मैहर माई दर्शन करने जाता हूँ और कुछ नहीं मांगता हूँ उनसे। मैं इतना मानता हूँ, माई आज के बाद मैं जो भी बोलूंगा, जो आप बुलवाएंगे वही बोलूंगा। तो मैं कहाँ बोलता हूँ, तब भाई माई जो कहती है वही मैं बोलता हूँ। तब मैं डंके की चोट पे जो कहना है कह रहा हूँ, उसमें क्या, मैं बेबाकी के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ, बेबाकी के लिए जाना चाहता हूँ। तो रही बात है, सबको यही करना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं नेताओं को देखता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से जिनको पहचान मिलती है, बाद में उनको भूल जाते हैं, और जब कुछ बड़े बन जाते हैं, कुछ अच्छे पद पे आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं और उनको याद नहीं रहता उनके बारे में, उनका नाम नहीं याद रहता। लेकिन उनको आज नहीं कल पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। तो हम पश्चाताप क्यों करें, हम अपने गुरुओं को याद किए रहे, क्या दिक्कत है कि नहीं? ऐसे में योगी जी से डर नहीं लगता? अरे भाई, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम अभी तक संगठन की बात कर रहे थे, पार्टी के गोलबंदी। अरे गोलबंदी हम नहीं मानते। केशव जी के साथ है, बंसल जी के साथ है, और वहाँ दिल्ली या केशव और ये सब तो तलवारें चली रही हैं। ये आपके मीडिया वालों का है, हम ही लोग दोषी हैं भाई। देखिए, मैं एक संगठन की बात किया। केशव जी संगठन के व्यक्ति थे, बंसल जी संगठन के व्यक्ति थे। तो उस समय तो मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं योगी जी का था। जिस समय 17 में चुनाव लड़ने आया था साहब, उस समय तो किसी ने तक नहीं जानता था, यही 2 ही नेता जानता ही था। आप बताइए मैं कैसे, अब कब मैंने इस तरीके से मुझे मत भरमाइए आप। देखिए, उस समय योगी जी का नाम नहीं था सीएम पर, और आज बहुत सारे मिनिस्टर भी होंगे तो उनको भी कोई नहीं जानता था कि ये मिनिस्टर बनेंगे। आप बताइए, आप तो पत्रकार थे, हमको लग रहा है एबीपी में थे आप उस समय। क्या आपको पता था कि जो मंत्री बने हैं 17 में, सबका नाम आपको पता था? भाजपा में तो आप पता नहीं सकते थे कि कौन बनेगा, क्या बनेगा, का ही नाम पता नहीं था। तब तो आप ये सोचिए, जब किसी का नाम ही नहीं पता था कौन क्या बनेगा, यही 2 थे, यही 2 थे, और आज भी हैं, और सदा जन्म जन्मांतर तक यही रहेंगे। अच्छा, अरे भाई, कमल से मुझे 2 बार विधायक इन लोगों ने बनवाया, केशव और बंसल। यस 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 यस। कहते हैं कि केशव मौर्य गजब के संगठन करता है और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं। कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं। केशव जी का देखिए कोई जोड़ नहीं है, बहुत दमदार व्यक्ति हैं और आपके साथ है तो है। वो व्यक्ति माने कि उनके अंदर एक दम है, सत्य को सत्य कहने का, सत्य को असत्य कहने का। और हम लोग कभी कोई मुसीबत आफत भी पड़ती है, जिस तरीके से वो दमदारी से साथ खड़े होते हैं, ये बड़ी बात है। केशव जी के अंदर एक गुण है, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद से रहे हैं, वो छोटे से कार्यकर्ता से आज इतना ऊपर पहुंचे हैं, तो उनको कार्यकर्ता कैसे संवारा जाता है, कैसे संभाला जाता है, उनको सब पता है। इसलिए वो जो है, मुझे उन्होंने बताया कि एक कार्यकर्ता बनाने में 25-30 साल लग जाते हैं, और आपकी एक भाषा से, एक बात से आहत होकर आपकी पार्टी के 25 साल की तपस्या को आप यूं ही खत्म कर देते हैं। यानी आपने कार्यकर्ता को बनाने में 25 साल का वक्त लिया और एक शब्द से आहत करके उसे तोड़ दिया। वो कांग्रेस, समाजवादी और बसपा का और दूसरी पार्टियों का रास्ता देख लेता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, पंडित जी का मामला जरूर भी है। और उसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पार्क के अलावा ये हमने अशोक स्तंभ भी लगवाया है यहाँ पर। इस पे लिखा हुआ है लोकार्पण माननीय योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, तो ये नगर पंचायत से हमने करवाया था, उनका भी नाम लिखा है, हमारा भी नाम लिखा है, और उस समय तत्कालीन मंत्री का भी नाम लिखा है। तो ये हमने पार्क बनवाया था, जगह इतनी बची थी। ऊपर ब्रिजेश सिंह प्रिंसू भी दिख रहे हैं, ब्रिजेश सिंह प्रिंसू। हाँ, ये मिलसी है दूसरी बार। पहली बार तो बसपा से हुए थे, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे करके। धनंजय सिंह के बहुत करीबी हैं ये भाई, एकदम मैं इसमें सहमत हूँ आपकी बात से। अक्सर साथ में रील में साथ ही दिखते हैं। अक्सर नहीं, परमानेंट। हाँ, तो ये प्रिंसू जी धनंजय जी के बहुत करीबी हैं। अब करीबी क्या, दोनों एक ही हैं। दोनों अगर मैं कहूँ तो एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम लक्ष्मण की बड़ी, उससे भी बड़ी जोड़ी। राम लक्ष्मण की जोड़ी से बड़ी जोड़ी भी कह सकते हैं आप। होना भी चाहिए, ऐसी मित्रता होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि प्रिंसू को सबसे पहले धनंजय सिंह ने ही जो है उनको ब्लॉक प्रमुख बनवाया, फिर एमएलसी बनवाया। अगर धनंजय ने प्रिंसू के लिए किया है तो प्रिंसू को साथ निभाना भी चाहिए, भले वो किसी दल में हो, किसी दल में हो। नहीं, बोर्ड देख के बात याद आ गई ना भाई। बहुत रील में साथी दिखते हैं एकदम। मैं तो कह रहा हूँ परमानेंट साथी हैं। परमानेंट साथी। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। अच्छा, बात हो रही थी केशव जी की।
और मैं आपको बता रहा था कि कैसे एक कार्यकर्ता टूट जाता है, 25 साल की तपस्या भंग हो जाती है। कार्यकर्ता बनाना बहुत कठिन काम होता है, और बिगड़ना तो एक छोटी सी बात बुरा लग गई तो आप जान लीजिए कार्यकर्ता हमारा बिगड़ गया। अब देखिए, आप हमारे बस अड्डे पे आ गए। ये आप जो देख रहे हैं, ये मैंने बस अड्डा बनवाया था। अच्छा। और बहुत सुंदर बस अड्डा, और सबसे बड़ी बात यह है कि बस अड्डा तो हमारा 2022 में बन गया था, लेकिन अभी हमको जो अभी परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, उन्होंने 5.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी हमको चार्जिंग स्टेशन दे दिया। और मैं आपको कहूं तो ये आप जान लीजिए कि यह बस अड्डा हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है, हमारे क्षेत्र के लिए। और ये लखनऊ और बनारस के मध्य में है, और लखनऊ बनारस के बीच का एक बहुत प्रमुख बस अड्डा है। और मैंने इसकी प्रमुखता को जब सदन में बात रखी, और मैंने जब दयाशंकर सिंह जी मंत्री जी को बताया, तो उन्होंने इस बस अड्डे पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन दे दिया है। और अब जल्द ही यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी तो थोड़ा यहाँ पर आवागमन कम है, बसों की संख्या कम है, क्योंकि जौनपुर से आना जाना होता है। अब यहाँ पर हम पूरा चार्जिंग स्टेशन लगवा रहे हैं लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से। जब यहाँ चार्जिंग स्टेशन लग जाएगा, एक साथ यहाँ लगभग 5 बसें यहाँ पर चार्ज होंगी। और चूंकि हमारी सरकार जो है धीरे धीरे जो है ई बसों पर ज्यादा आ रही है, क्योंकि आप तेल का संकट देख रहे हैं, गैस का संकट देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी का सपना है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। तो आत्मनिर्भर भारत बनने में एक प्रकार से इसीलिए सोलर हम लोग आजकल आप देख रहे होंगे, कुसुम वो जो योजना चलाते हैं, सोलर पंप हम लोग बनवाते हैं। तो हम लोग सोलर पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अब यहाँ जल्द ही काम शुरू होने वाला है, और जब ई बस बन जाएगा तो आप जान लीजिए कि जितनी भी गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, ये सब जितनी भी जाने वाली बसें हैं, उनका सबसे बड़ा चार्जिंग सेंटर पॉइंट आपका यही रहेगा। और ये बहुत प्रमुख मांग हमारी थी, उसको हमारी सरकार ने पूरा किया। और जस्ट सामने आप देख रहे हैं फायर स्टेशन, अभी हम वहां भी आपको लेकर चलते हैं। अच्छा। ये सब हमारे कार्यकाल में बनी है, और सबका उद्घाटन मैंने लगभग 2022 में इन सब का उद्घाटन करके हमने जनता को समर्पित किया है। और ये हमारे बदलापुर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये जो फायर स्टेशन है, नमस्ते पाल जी, ठीक है आप? ठीक ठीक। अब ये सड़क भी हम चौड़ीकरण करवा रहे हैं, जिससे पाल जी नमस्कार, जिससे कि बसों को आने जाने में कोई दिक्कत भी ना हो। और यह फायर स्टेशन हमारा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि जौनपुर से जो आती थी गाड़ियां दमकल की, तो होता क्या था कि तब तक पूरा घर जल गया, पूरी संपत्ति नष्ट हो गई, खेत जल गया। अब हमारे यहाँ क्या है कि कोशिश हमारी रहती है कि 15-20 मिनट के अंदर हम बस जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचा सके। बहुत सारी संपत्तियां हमने इस फायर ब्रिगेड के माध्यम से बचाने का काम किया है, बहुत सारी हमारी संपत्ति बची है। और यही बीच में भी एक आप देख रहे होंगे राम जानकी मंदिर है, ये जो जस्ट सामने है। यानी हमारी सरकार कितना बड़ा काम करती है। मैं आपको जिस जगह पे लाया हूँ, 3 प्रोजेक्ट एक साथ दिखाने जा रहा हूँ। बंधन योजना से मैं लगभग 1.5 करोड़ रुपए पास करवाया हूँ। ये पूरा आपका सौंदर्यीकरण होने जा रहा है राम जानकी मंदिर। अरे वाह। तो आप समझिए मंदिर का सौंदर्यीकरण हो गया, पीछे हमारा बस अड्डा हो गया, आगे हम आपको फायर स्टेशन पर लेके जा रहे हैं। फायर स्टेशन पे चलते हैं जी। ये हमारा जो फायर स्टेशन है, इसको भी मैंने पिछले ही कार्यकाल में इसको बनवा दिया था। और ये आवासीय परिसर भी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए रहने की भी व्यवस्था यहीं पर है। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि हमारी लगभग 2-3 दमकल गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी रहती हैं। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज बदलापुर की लगभग संपत्तियों को बचाने का काम हमारा ये फायर ब्रिगेड कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। और कभी कोई शिकायत भी नहीं मिलती है। ये भी जो है 22 तक बनकर 22 तक बन के तैयार हो गया था। अच्छा। 11 लोगों का यहाँ एक हमारा स्टाफ भी है। और आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 गाड़ियां हमारी यहाँ पर हैं। तो 17 में आपने योगी जी से मांगा था कि हमारे यहाँ बस अड्डा हो, फायर स्टेशन हो और वो पुल हो। हाँ, बस अड्डा, फायर स्टेशन और ITI। ये आप देख रहे हैं यहाँ आवासीय परिसर भी है।
और यहाँ हमारे, और हमको लग रहा है 2 BHK का फ्लैट, बहुत सुंदर। बहुत आपने फायर स्टेशन देखा होगा, लेकिन ये हमारा जो फायर स्टेशन है, अगर मैं कहूँ ऐसा बस अड्डा, ऐसा फायर स्टेशन आपको कम मिलेगा देखने को। बहुत सुंदर, सारे स्टाफ के लिए रहने की व्यवस्था बढ़िया, एकदम सारी समुचित व्यवस्थाएं बेहतरीन व्यवस्था के साथ यह बना हुआ है। आइए अब हम देखिए पहुंच गए हैं अपने बिजली विभाग के वर्कशॉप पर। अच्छा। और यह वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप ये जान लीजिए, शायद किसी विधानसभा में आपको वर्कशॉप मिलेगा, सब स्टेशन मिलेंगे लेकिन वर्कशॉप नहीं मिलेगा। यहाँ ट्रांसफार्मरों की रिपेयरिंग होती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ जो है 63 किलोवाट, 10 किलोवाट, अभी 10 किलोवाट शायद शुरू कर दिए हैं, और 10 MVA तक ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों का रिपेयरिंग हमारे बदलापुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि पहले पूरे जनपद में मात्र एक वर्कशॉप था, जौनपुर में भंडरिया में जी, और यहाँ से जाता था भंडरिया, और बड़े ट्रांसफार्मर जाते थे प्रयागराज जी, इलाहाबाद में ही एक था और कहीं था ही नहीं बनने के लिए। लेकिन श्रीकांत शर्मा जी उस समय मिनिस्टर थे, और मैंने उनसे आग्रह किया था। बाद में उनके समय में स्वीकृति मिल गई थी, और AK शर्मा जी के समय में हमें धन आवंटित हो गया। और बहुत बढ़िया वर्कशॉप आप देख रहे हैं, पूरा हमारा आज बन के तैयार हो गया है। क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर मैं कहूं तो गांव में हजारों की संख्या में लगे होते हैं। सबसे बड़ी समस्या है ये ट्रांसफार्मर की होती है। जल गया तो जल गया। अब हमारे यहाँ खुद ट्रांसफार्मर बनने लगा है, तो अगल बगल के 2-4 जनपदों में यहाँ ट्रांसफार्मर जाएगा आने वाले समय में। बताइए, ये इतना बड़ा वर्कशॉप है। ये देखिए बना हुआ हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ हमारा ट्रांसफार्मर निर्माण हो रहा है। यहाँ बाकायदे चेंबर भी बन गया है। और गांव में ट्रांसफार्मर जलना और जलने के बाद फिर लगना एक बहुत बड़ा काम है। वहाँ लाइन लगाना, पहले तो पैसा लगता था, तो हमारी सरकार में सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, कम समय में सब कुछ बदली हो जा रहा है। अरे अभी भी नहीं हो रहा है। नहीं, तब भी हमारे यहाँ तो हो ही जा रहा है। आज भी यही सब पैसा बिना काम नहीं करते, इसीलिए तो हमने अपने यहाँ वर्कशॉप बनवा लिया। और आप क्वालिटी भी देखिए, आप यहीं से उठाइए और लेके चले जाइए। अब देखिए सब कॉपर वाइडनिंग है। और हमने इसीलिए यहाँ पर अपना खुद का वर्कशॉप बनवा लिया कि अब हमारे वर्कशॉप से ही पूरा निर्माण होगा। हमको दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमको जौनपुर नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँ तो काम हो गया। अब आप जान लीजिए, जौनपुर में 9 विधानसभा है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमको मिला है। और अगर बारागल आप जिलों में ही पता करेंगे, वहां भी नहीं मिलेगा ये जो बदलापुर में। अरे भाई, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में ट्रांसफार्मर जलने के बाद बहुत बाबू भैया पैसा रुपया उसके बाद भी नहीं लगता है, तब भी एक फसल झुराई जाए, खत्म हो जाए। ये हमारे बदलापुर में समस्या नहीं बा। हमारे बदलापुर में ये कुछ समस्या एकदम नहीं है। बदल डाला आपने बदलापुर। हमने बदलापुर को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास किया है, और 26 तक मुझे लगता है कि हम संतृप्त करने के कागार पे जाएंगे। अब ये सब सोच, आप बताओ वर्कशॉप कहाँ कोई सोचता है? सड़क, बिजली, पानी से आगे कोई बढ़ ही नहीं पाता। नई चीज है। अभी और नई चीज हम दिखाते हैं आपको। जस्ट आप आगे चलेंगे, हमने कृषि कल्याण केंद्र बनवा रहा हूँ। वहां पर लगभग एक बहुत बड़ा हॉल बनवा रहा हूँ, लगभग 50 किसानों का वहाँ गोष्ठी होगी। ये आप देख रहे हैं, ये हमने वर्कशॉप के बगल ही जमीन हमारे पास थी, तो हमने यहाँ पर एक कृषि कल्याण केंद्र हमने यहाँ पास करवाया। यहाँ पे ये अभी पास हुआ है, इस पे लगभग 1.5 करोड़ की लागत से यह कृषि कल्याण केंद्र बन रहा है। और आप ये समझिए, जो कृषि कल्याण केंद्र बन रहा है, इसमें लगभग हम 50 किसानों की गोष्ठी कर सकते हैं। ऑनलाइन हम गोष्ठी करेंगे। साथ में खाद बीज जो किसानों को मुफ्त में मिलता है या सब्सिडी मिलता है, दवाई वाई, वो सब यहाँ स्टोर होगी। और जो हम लोगों को ये जो समरसेबल सोलर वाला देते हैं कुसुम योजना से, उसके अलावा हम उनको रोटावेटर देते हैं, स्प्रिंकलर सेट देते हैं, काली वाली पाइप देते हैं, थ्रेसर देते हैं। ये सब चीजों का स्टॉक अभी तक जौनपुर में होता था। किसान जाते थे जौनपुर में, तो अब किसान को जौनपुर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी गोष्ठियां, उनकी सारी व्यवस्था, ऑनलाइन करने की प्रक्रिया, जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने की प्रक्रिया, सब उनको यहीं बदलापुर से मिल जाएगी। यानी हम अपने विधानसभा में कृषि कल्याण से लेकर के सड़क, बिजली, पानी, पुल पुलिया से लेके ITI, फायर स्टेशन, बस स्टेशन से लेके कोई ऐसा काम नहीं बचा है जो काम हम न कर रहे हों, ये आप जान लीजिए। आइए आपको दिखाते हैं अब हम अपना स्टेडियम। ग्रामीण स्तर पर ऐसा स्टेडियम आपने नहीं देखा होगा, बहुत बड़ा स्टेडियम बनवा रहा है। आइए नेताजी। ये हमारा जो
स्टेडियम है, हाँ। ये लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। अच्छा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है। जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना है खेलो इंडिया का और अंतर्राष्ट्रीय पदक भारत को ज्यादा मिले, और आप देख भी रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है पदकों का अंबार लग गया है। पूरा ओलंपिक आप ही लोग जीत लिए। पूरा नहीं कहेंगे हम, लेकिन तब भी हमारी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। और ये आप जो स्टेडियम देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ कोच रहेंगे। यहाँ तलवारबाजी, जूडो, कराटा, बैडमिंटन और उसके अलावा ये जो छोटे छोटे क्रिकेट का जो है जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्रिकेट की ट्रेनिंग, और साथ में टेबल टेनिस। अच्छा। ऐसे तमाम जो खेल होते हैं यहाँ पर ग्रामीण स्तर के बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। और बहुत ही जो इसके प्रशिक्षण कर देते हैं ऐसे कोच, अनुभवी कोच के माध्यम से जो यहाँ पर रहेंगे और सबको प्रशिक्षित करेंगे। मैं या कहूँ तो हमारे लिए बदलापुर विधानसभा के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस स्टेडियम के माध्यम से हमारे बदलापुर के भी बच्चे जो है प्रशिक्षण लेकर के वो बच्चे जो है जाएंगे ओलंपिक के गेम में, और वो भी मेडल लेके आएंगे। और आप सोचिए जब उनको किसी प्रकार का जब मेडल मिलेगा तो बदलापुर के उस माता पिता जो उन पुत्र को जन्म दिया है उसको प्रसन्नता होगी, और मैं विधायक हूँ, मुझे प्रसन्नता होगी। और उसका सबसे बड़ा योगदान है हमारा स्टेडियम, ये जो हम बनवा रहे हैं इंडोर स्टेडियम, और आउटडोर भी है इंडोर भी है, उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये हमारे यहाँ की सबसे बहुत महत्वपूर्ण अगर मैं कहूँ तो परियोजना है हमारी। यार खेलो इंडिया जो हिट है वो फिट है जी। हाँ जी, जो फिट है वो हिट है, जो फिट है वो हिट है, जो हिट है वो फिट है। तो इस तरीके का ये हमारा लगभग बॉर्डर है, आपने देखा होगा। इसी के बाद सुल्तानपुर जिला पड़ जाता है और ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर पे हमने जितने भी हमारे बॉर्डर हैं हर बॉर्डर पर हमने गेट भी बनवाए हैं, स्वागत द्वार। गुहराज निषाद के नाम पर, भगवान परशुराम के नाम पर, महाराणा प्रताप के नाम पर, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर, सभी के नाम पर हमने प्रमुख द्वार बनवाए हैं। और मैं एक ऐतिहासिक काम और कर रहा हूं जो आपको कहीं किसी विधानसभा में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, सारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर उनके गांव के मोड़ पर हम उनकी स्मृति में एक गेट बनवा रहे हैं। उसके साथ साथ जो शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में या किसी युद्ध में, उनके भी नाम पर हम गेट बनवा रहे हैं। जितने यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधि थे, विधायक हो या सांसद हो, आज उस दुनिया में नहीं है, उनको लोग भूल गए होंगे। स्मृति उनकी बनी रहे, इसके लिए हम उनके भी दरवाजे पर, मोड़ पर, जो गांव का मोड़ है वहां हम गेट बनवा रहे हैं। यह अपनी विधायक निधि से कर रहा हूँ। ये भी एक प्रकार से मैं अगर कहूँ तो एक नया एक काम है। आइए चलिए अब आपको आगे हम कुछ और दिखाते हैं। चल आइए हम आपको पीली नदी, जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कई बार स्पीच में किए हैं कि जौनपुर में पीली नदी जो है जन सहयोग से जिसका जो है कायाकल्प हुआ है। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। अच्छा, ये है ये आप देख रहे हैं पीली नदी। हाँ। इसके पहले इसकी स्थिति ये थी कि जो आप ऊपरी सतह देख रहे हैं पूरा सिल्ट जमा था, पूरा पैक हो गया था। अच्छा। यह नदी पूरी लगभग 40 किलोमीटर की नदी है और ये पूरी तरीके से मृत हो गई थी, समाप्त हो गई थी यह पूरी नदी। लेकिन इसको हम लोगों ने लगभग अगर मैं कहूँ तो 70 से 80% हमने नदी की खुदाई करा के एक बंधा टाइप का ऐसा बंधा बना करके, और साथ में चूंकि यह नदी हमारे कई गाँव को जोड़ती है, पशु पक्षियों को पानी देती है, तो हमने क्या किया कि इस नदी को संरक्षित करने का अभियान चलाया और बिना किसी सरकारी योजना के। अच्छा। कोई सरकारी पैसा नहीं, कहीं कुछ नहीं, लोगों के जन सहयोग के माध्यम से यह नदी का खुदाई मैंने शुरू जब कराई तो आप समझिए कि लगभग 70% आज नदी हमारी संरक्षित होने से, और बीच में हम कई चेक डैम बनवा रहे हैं। अब उस चेक डैम के माध्यम से क्या होगा, जल हम रोकेंगे और रोकने के बाद गांव वालों को, पशु पक्षियों को पानी भी मिलेगा। और जल स्तर चूंकि हमारा डार्क जोन में आता है, हमारा 3 ब्लॉक है हमारे यहाँ, बदलापुर, बक्सा और महाराजगंज, ये तीनों ब्लॉक हमारा डार्क जोन में है। अब ये तो एकदम डार्क जोन में हो गया है, हमारा रेड जोन में हो गया है बदलापुर। अब इस नदी के माध्यम से कम 50 से 60 गांव ऐसे हैं जहां जल की बहुत बड़ी समस्या है। उस संकट को हम दूर करने का ऐसा प्रयास करेंगे। जो आप देख रहे हैं चेक डैम, ऐसे हर जगह, कई जगह चेक डैम का निर्माण हो रहा है।
अगली जो बरसात आएगी तो आप हर जगह पूरा पानी, मतलब ये फुल नदी पाएंगे। सूख गई थी। ये पूरी यहाँ तक पट गई थी, जो ऊंचा वाला आप सतह देख रहे हैं, हाँ। ये यहाँ तक समाप्त हो गई थी पूरी नदी। अरे अब बरसात में जो है सिर्फ बरसात का ही पानी आता है, क्योंकि बरसात के बाद नदी का कोई अस्तित्व तो नहीं है, बरसाती पानी है। अब पटने की वजह से पूरा पानी फैल जाता था चारों तरफ, यानी कई जगह बाढ़ की स्थिति आ जाती थी। आपने इसको खुदाई करवाई? पूरी खुदाई करवाई। वाह यार। और आप ये जान लीजिए कि पूरी नदी ये जीवित हो गई है, कुछ काम बचा है। अब हम लोग फिर से इसका काम शुरू करके इसके किनारे किनारे प्लानिंग है कि पूरा वृक्षारोपण कराएंगे, और वृक्षारोपण के साथ साथ चेक डैम बनवाएंगे। उससे क्या होगा, पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास, और खासकर मैं मोदी जी और हमारे मोदी जी का सपना है पर्यावरण की रक्षा का, उस सपने को भी हम साकार करेंगे। और मोदी योगी के आशीर्वाद से यह नदी हमारी जो है भारत के इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, जहां कोई सरकारी धन का प्रयोग ना हुआ हो, और लोगों ने, सहयोगियों ने जो है पूरी नदी खोद डाली हो। ये बहुत बड़ा काम होगा हमारा। आइए चलिए अब आपको हम ITI दिखाते हैं अपना। आइए अब आपको दिखाते हैं जिस ITI की चर्चा हमने कई बार किया, और आपकी भी मैंने देखा कि बड़ी इच्छा थी ITI देखने की। और ITI का क्रेज आप समझ रहे हैं, पहले आज के 10 साल 20 साल पहले कोई बता दे कि मैं ITI में पढ़ रहा हूँ, तुरंत बिया हो जाता था। ये बात तो आपने सही कहा। और ITI पॉलिटेक्निक, हाँ, पॉलिटेक्निक और ITI का बड़ा क्रेज था। अब तो मान लीजिए धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन तब भी मैं समझता हूँ कि ITI से रोजगार मिलता है जी। क्योंकि अब जान लीजिए जो ITI है ये 2022 में हमने बनवाया, और इस ITI में 12 ट्रेड में पढ़ाई होती है, और उन 12 ट्रेड में लगभग अगर मैं कहूँ तो 200 बच्चे शिक्षारत हैं यहाँ पर। और उन 200 बच्चों को आ जाए उस 12 ट्रेड में, कोई सोलर का काम सीख रहा है, कोई मोबाइल का काम सीख रहा है, कोई जो है बिजली का पंखा बनाना सीख रहा है, कूलर बनाना, AC बनाना सीख रहा है। तो कम से कम वो बच्चा जब यहाँ से पढ़ाई करके 12 ट्रेड में जाएगा तो किसी चट्टी चौराहे पे, किसी नुक्कड़ पे एक छोटी दुकान भी अगर वो खोल देगा तो जीविकोपार्जन के लिए उसको बंबई दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सऊदी अरब नहीं जाना पड़ेगा। वो चाहे तो अपने हुनर से यहीं पर अपनी रोजी रोटी, अपने माँ बाप की सेवा करके वो कर सकता है। तो हमने भी जाना होगा तो यहीं से पढ़ के जाएगा टेक्निकल। नहीं, ये भी बात सही है, लेकिन अगर वो चाहेगा तो गांव में भी, क्योंकि अब तो हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में पंखा है, हर घर में कूलर है, सोलर पंप लग रहा है, तो हर चीज के लिए टेक्नीशियन चाहिए ना बनाने वाला। अब तो हमारी सरकार ने हर गांव में पानी टंकी लगवाया है, हर घर में पानी पहुंचाने के लिए, और जल जीवन मिशन वाला, और उसमें भी हर जगह सोलर लगा है, और उसमें भी वैकेंसी निकली है। अब उसमें भी कम से कम 1 प्लम्बर चाहिए, 2 प्लम्बर, और सोलर वाला ठीक करने वाला, पंप चालू करने वाला, फीडर चाहिए। तो तमाम चीजों का अगर मैं कहूँ, टंकी चू रही हो तो उसको लगाने वाला भी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसको लाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ था कि बदलापुर में रोजगार उत्पन्न करना, और सिर्फ रोजगार के अलावा हमारे मन में, देखिए आप, इसका उद्घाटन भी 5/1/2022 को ये संपन्न हुआ था, इसका उद्घाटन। और सिर्फ रोजगार के लिए मैंने ITI बनवाया, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज इसकी वजह से जो बच्चे यहाँ शिक्षारत हैं, PPP मॉडल पे चल रहा है, यहाँ से निकलने के बाद वो बच्चे कम से कम छोटे मोटे रोजगार रोजी करके वो अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, आप देखेंगे, पीछे वाला गेट खोलो भैया, ये आप देख रहे हैं कितना, माने एक ग्रामीण अंचल में है, बहुत ग्रामीण अंचल में। आप देखिए साफ सफाई, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब देखिए साफ सफाई, स्वच्छता, प्रिंसिपल साहब का रूम है, कहीं से कोई माने कि हम लोग तो देखिए रिकॉर्ड रूम, ऑफिस, ये सब मैंने बड़ा अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा है। अब दिव्यांग बच्चे ऊपर कैसे जाएंगे, तो उन दिव्यांग बच्चों के लिए जो है वो अपने वो इससे जा सकते हैं। ऐसी पूरी व्यवस्था, पूरी रैंप ऊपर तक, और रैंप के अलावा आप देख रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े 2 बहुत बड़े माने हॉल टाइप के यहाँ बने हुए हैं। यानी जो आप शहरों में देखते होंगे, बड़े बड़े शहरों में वर्कशॉप नंबर 1, वर्कशॉप नंबर 2, इस तरीके से बाकायदे बेहतरीन वर्कशॉप भी बनाए गए हैं। यानी कि एक ग्रामीण अंचल में कोई कल्पना नहीं किया होगा जो है यहाँ पर हुआ है। माननीय
हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से। कृपा से। कृपा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी घोषणा में था। आइए, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में था। आइए और कृपा दिखाइए कुछ। आइए अब हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि यह जौनपुर जनपद जो है ऋषि जमदग्नि की धरती है, और ऋषि जमदग्नि की धरती पर जो है भगवान परशुराम का एक दिव्य प्रतिमा जो है हम लोगों ने लगवाया है। और यह जो धरती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही एक जमैथा गांव है, जहाँ ऋषि जमदग्नि की तपोस्थली है। और उस तपोस्थली के नाते बहुत ज्यादा कई सालों से, कई वर्षों से लोगों की मांग रही है कि इसका नाम जो है जमदग्निपुरम रखा जाए। अच्छा, जौनपुर का नाम जमदग्निपुरम रखा जाए, और हम लोग ऐसा मांग रखते हैं कि जमदग्निपुरम हो। और यहाँ पर एक दिव्य और भव्य प्रतिमा हम लोगों ने लगवाया है। और आप देख रहे हैं कि यह जो प्रतिमा है, यह प्रतिमा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से शौर्य का प्रतीक है। जौनपुर जनपद में प्रवेश करने के पहले आपको भगवान परशुराम का दर्शन होगा। पंडित जी, सवाल ये है कि आज परशुराम जयंती है और इस अवसर पर आपने जौनपुर में परशुराम जी की इतनी भव्य मूर्ति का लोकार्पण किया है। और ये मूर्ति जो है, जिस तरीके से यूपी की सियासत में ब्राह्मण राजनीति इस वक्त चरम पर है, उसका भी ये प्रतीक है। हर कोई परशुराम परशुराम परशुराम। जिस तरह से मेरे अंबेडकर, तेरे अंबेडकर, किसके अंबेडकर, वैसे ही सपा के परशुराम, भाजपा के परशुराम, कांग्रेस के परशुराम या बसपा के परशुराम। भगवान परशुराम जो है विष्णु के छठे अवतार हैं, वो किसी जाति में नहीं है। अब राम जी को आप जाति में कर दीजिए, कृष्ण जी को आप जाति में कर दीजिए, ये गलत बात है। और रही बात है, कोई ये भगवान है, और ब्राह्मण जो है राम की भी पूजा करते हैं, कृष्ण की भी पूजा करते हैं। और जरा आप सोचिए, हम लोग उसी तरीके से भगवान परशुराम की पूजा करते हैं। हर समाज, सर्व समाज के जो है इष्ट हैं, और पूरे जनपद के हर जाति, हर वर्ग के लोगों की इच्छा थी कि ऋषि जमदग्नि की धरती पर यूपी की सियासत इस वक्त ब्राह्मणों की राजनीति चरम पर है। या राजनीति के दृष्टि से नहीं लगा है पांडे जी, मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये ऋषि जमदग्नि की धरती है। उनकी याद में शौर्य के प्रतीक के रूप में जौनपुर के एंट्री में भगवान परशुराम विराजमान है। कोई राजनीति नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, ना कोई ऐसी कोई बात है। आप जिस लिट्टी चोखा में शामिल थे, उसके बाद नोटिस मिला, उसके बाद से यूपी की सियासत गर्म है, ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, यूजीसी का मामला हुआ और बहुत से ऐसे मामले हुए, शंकराचार्य का मामला हुआ, बटुकों की शिखा को पकड़कर खींचकर मारने का अभियान हुआ। ऐसे में क्रोधित ब्राह्मणों को कैसे मनाएंगे पंडित जी? ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। जिन्होंने सनातन की रक्षा किया है, जिन्होंने राम जी का मंदिर बनवाया है, जिन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना किया है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया है, जिन्होंने चारों धाम को बनाया है, जिन्होंने बिंद धाम को बनाया है। और आप बताइए ब्राह्मण को क्या चाहिए? ब्राह्मण के तो भगवान सजदाएं, भगवान के जो हमारे जितने भी देव स्थल हैं, सबका कायाकल्प हो जाए, इसी में प्रसन्नता है। ब्राह्मण कभी देखिए जातिवादी नहीं रहा है, और न कभी जात का बात करता है। आपको याद होना चाहिए, एक समय था कि कोई अपनी बहन बेटी बचा रहा था, कोई अपनी अस्मिता बचा रहा था। उस समय ब्राह्मण अपने कंठ में रखे मंत्र को बचा रहा था। यानी सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए, हमारे हिंदू धर्म को सुरक्षित करने के लिए, सनातनी परंपराओं को सुरक्षित करने के लिए ब्राह्मण हमेशा आगे रहा है। ब्राह्मण जातिवादी रहा ही नहीं है। और जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाएगा, जो हमारे सनातन को आगे बढ़ाएगा, उसके साथ ब्राह्मण रहेगा। और मैं यह कह सकता हूं, मोदी जी और योगी जी हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगी है। क्या सपा में नहीं लग सकता था? बसपा में नहीं लग सकता था? 4, 5, 6, 10 जनपदों में आप पता कर लीजिए, भगवान परशुराम की इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं नहीं लगी होगी। अगर कहीं लगी है तो ऋषि जमदग्नि की धरती जौनपुर और आपके जौनपुर कोल्हा मऊ तिराहे पर लगी हुई है। ब्राह्मण हमेशा बोला है,
खुद बोल रहे हैं। ब्राह्मण हमेशा बोला है विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, राष्ट्र का कल्याण हो। ब्राह्मणों ने ये बोला है। खाली कल्याण के नाम पर, ये जो राष्ट्र निर्माण के नाम पर पंडित जी लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण ठगा हुआ महसूस कर रहा है भाजपा में। मैं विधायक कैसे बना हूँ? मैं तो विधायक हूँ भाजपा से। 22 में न बने, 27 में बनिए। 27 में बनेंगे, 22 में बने हैं, 27 में भी बनेंगे। और यूपी की सियासत में ब्राह्मणों की नाराजगी को कैसे देखते क्या है? हैं? आप देखिए, हम पूरे देश को लेके, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को लेकर चलती है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि राजस्थान में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता है? इसी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, राजस्थान में भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया, आसाम में भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया। ब्राह्मणों का कहाँ सम्मान नहीं थी? आप ब्राह्मण का सम्मान सिर्फ भाजपा में ही है और कहीं नहीं है। जय जय श्री राम। रमेश मिश्रा प्रसन्न है? रमेश मिश्रा पूरा प्रसन्न है। तो ये बाटी चोखा में इतना आंदोलन क्यों कर रहे थे आप लोग? अब आप चलिए बाटी चोखा पे आइए। होता क्या है, जब जब सदन चलता है, सदन के समय हम लोग आपस में बैठ करके भोजन पानी करते हैं, उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ क्या कि आपके मीडिया के साथियों ने, इसके पहले भी बहुत भोज हुए, बहुत कार्यक्रम हुए, आपके मीडिया वालों ने उतना उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम को आपके मीडिया ने इतना ज्यादा उसको चला दिया। हम लोग बैठे हैं, पता लग रहा मीडियम चलने लगा, ब्राह्मण विधायक बैठे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तमाम तरीके की बातें होने लगी। सिर्फ मीडिया बाजी हुई है और कहीं कोई बात ऐसी नहीं हुई है। ब्राह्मण भाजपा के साथ था, है और रहेगा। जौनपुर का ब्राह्मण, जौनपुर का ब्राह्मण तो सदा भाजपा को वोट दिया है साहब, हमेशा भाजपा को वोट दिया है। जौनपुर ही नहीं, मैं पूरे देश की बात करना चाहता हूं। अगर आप किसी भी चुनाव में देखेंगे, आप लोकसभा पहली बार जब हुआ, आप 14 से देखते चले आइए। साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का हरण, सीता, ये वो नाम भी नहीं ले सकता मैं। आप नेता हैं, जान ही रहे होंगे। साक्षी महाराज जी देखिए, हैं तो बीजेपी के ही सांसद, लेकिन अब की उनकी उम्र हो गई है। अब उम्र का जो है ज्यादा पार कर गए हैं। तो हमारे हिंदुओं में कहा गया है कि जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो आदमी सठिया जाता है। तो अब हम उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब उनकी उम्र हो गई, हमारे भाजपा के सांसद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनके उम्र का भी सम्मान करता हूं। तो जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके उम्र का ही देन होगा, और तो मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा सीट देने जा रही है, बसपा आकर्षित करने जा रही है, कांग्रेस ने भी दरवाजे खोले हुए हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर ब्राह्मणों में एक चिंतन का, मंथन का मंच बना हुआ है। जगह जगह लोग विचार कर रहे हैं। आपने जिस समाजवादी पार्टी का नाम लिया है, उस समाजवादी पार्टी जब चुनाव आता है तो वो जो है पीडीए की बात करती है, पिछड़े की बात करती है, अति पिछड़े की बात करती है, ब्राह्मण की बात करती है, दलित की बात करती है। और जैसे चुनाव जीत जाती है, उसको दो जाति के अलावा तीसरी जाति दिखाई नहीं पड़ती है। चाहे नौकरी हो, चाहे कोई ठेका हो, चाहे पट्टा हो, चाहे काम हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो। उस सपा की आप बात कर रहे हैं जो परिवारवादी पार्टी है, जिसके घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके लिए भी पद आरक्षित कर दिया गया है। ये भविष्य में सांसद बनेगा, ये विधायक बनेगा, ये ब्लॉक प्रमुख बनेगा। हम उनसे तुलना ही नहीं कर सकते भाजपा की। वो सीधे सीधे परिवारवादी और जातिवादी पार्टी है। कुछ जाति विशेष, कुछ क्षेत्र, उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो सिर्फ 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए वो ब्राह्मण की बात करेंगे, वो हर जाति की बात करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों का क्या हश्र समाजवादी पार्टी में हुआ था, हम लोगों ने देखा है। कितने विधायक बनाए थे, कितने उन्होंने मंत्री बनाए थे, किसको उप मुख्यमंत्री बनाए थे। हमारी भाजपा में तो ब्रजेश पाठक जी हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में। हम कम से कम 3 मंत्री मुख्यमंत्री का नाम आपको बता रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में कहाँ कौन था साहब? कहीं लता पता नहीं था ब्राह्मणों का। वो सिर्फ जातिवादी और परिवारवादी पार्टी है, उनसे तुलना में नहीं कर सकता हूँ। जौनपुर की राजनीति हो और धनंजय सिंह का नाम न हो, कितनी मित्रता है आप? हमारी कोई मित्रता नहीं है। हम तो 2005 में चुनाव लड़े तब भी हमारा विरोध किए, 2010 में चुनाव लड़े तब भी हमारा विरोध किए, 2012 में चुनाव लड़े तब भी विरोध किए। अब देखिए, वो हमारे दल के नहीं हैं, वो दूसरे दल के हैं। और कौन सा दल है उनका हमको खुद ही नहीं पता है। वो कभी किसी दल में, कभी किसी दल में, कभी किसी दल में, एक दल में उनका ठिकाना नहीं है।
हम तो भाई भाजपाई हैं और भाजपा के लिए कटेंगे, मरेंगे, जान दे देंगे। अब भाजपा के खिलाफ जब जब वो चुनाव लड़ेंगे उनका पूरा विरोध करेंगे। तो एक प्रकार से हमारे दल में नहीं है, इसलिए हमारे विरोधी के रूप में हो। जब जब चुनाव लड़ेंगे उनका जितनी दमदारी से होगा हम विरोध करेंगे। हमारे बीच में देखिए सतीश सिंह जी हैं, हमेशा चुनाव उनके खिलाफ लड़ते रहते हैं मल्हनी से। तो रही बात यह है कि हम लोग देखिए ऐसे लोगों के साथ हम लोग जो हमारे दल में है ठीक है, हमारे दल में नहीं है तो हम उनसे कोई व्यवहार कोई मतलब नहीं। हमारा तो सदा विरोध किए हो। 2017 में 2017 में भी हमारे साथ नहीं थे वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। जब से मैं राजनीति करने आया हूँ कभी वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे। 2022 में भी हमारे साथ नहीं रहे। लोकसभा के चुनाव में तो 2 पर्चा दाखिल कर दिए थे, वो तो पता नहीं कैसे पर्चा निरस्त हो गया, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए। 2024 में भी हमारे साथ नहीं थे। कोई प्रमाण आपके साथ नहीं थे, हमारी तो भाजपा के साथ भी नहीं। अमित शाह जी भाजपा में है कि बाहर हैं? अमित शाह जी भाजपा में है कि बाहर है? अमित शाह जी हमारे सबसे शीर्ष नेता हैं, वो नेता? चाणक्य हैं हमारी दल के। चाणक्य है ना। हाँ? तो उनके साथ 24 में बैठे धनंजय सिंह क्या कर रहे थे? कहाँ बैठे थे? अरे बात कर रहे हैं, तस्वीरें हैं। अब कोई आदमी कह रहा है कि भाई हमको भी अपने शरण में ले लो, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो थोड़ी बहुत वार्ता हो जाती है। अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग होती है, उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष जो पत्नी है वो मीटिंग करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें मनाने की कोशिश करता है और आप उनको इतने में हल्के में ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, हमारे दल के वो सदस्य नहीं है, इसलिए हम उनकी कोई बात नहीं करेंगे। वो हमारे दल में नहीं है और जब हमारे दल में नहीं है तो अब चुनाव के समय कैसी स्थिति परिस्थिति बनती है उसको बड़े नेता जाने। अब बड़े नेता के बीच में हम बोलेंगे तो हमारा ठीक नहीं होगा। हम छोटे नेता हैं, एक छोटे से ग्रामीण अंचल के विधायक हैं हम। अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी में है। आपकी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने मुंबई तक गए थे और कौन गया था? धनंजय सिंह हमारे यहाँ सदस्य नहीं है, हमको नहीं पता है। गए थे। अब ये पटका था भाजपा का। अरे और जिता के ले आए वहां भाजपा के लोगों को। वो किसी अपने मित्र का प्रचार करने गए थे। हाँ। प्रचार करने तो मैं गया था। हाँ। मुझे पार्टी ने लेटर दिया था, लगभग मुझे 70 सीटों का प्रभारी बनाया गया था। मैं तो लगभग 70-80 सीटों का जाके प्रभारी के रूप में मैंने प्रचार प्रसार किया। अब उनको तो कहीं कोई न लेटर है न कोई पत्र है। अब कोई आदमी अपनी मित्रता में कहीं चला जाए वो बात दूसरी है। भाजपा को जिता के लाए वहां पे कई सीटों पर। कहीं नहीं जिता के लाए, वो 1-2 उनके मित्र थे वहीं गए थे वो। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से जीती है वहां पर। और वही महानगर पालिका सिर्फ मुंबई में ही नहीं, थाने में जाइए वहाँ हर जगह पूरे महाराष्ट्र में जितनी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम थे सब में भाजपा कमल खिला है। वो कहीं न कहीं हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस की करामात थी, उनकी लोकप्रियता थी। कहीं कोई नहीं। धनंजय सिंह लगातार योगी जी की तारीफ करते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं। अब रही बात, ऐसा है तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं इसको आप उसके अंदर खोजिए, क्या कारण तारीफ करते हैं। सरकार किसकी है? योगी जी की। सरकार किसकी है? मोदी जी की। कद खत्म है, तारीफ करना ही पड़ेगा। तारीफ करना मजबूरी है साहब, मजबूरी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनकी भी तारीफ होती थी, जब बसपा की सरकार थी तो उनकी भी तारीफ होती थी। हमने क्या कहा? कोई दल नहीं है, वो किसी दल में नहीं है साहब। जिसकी सरकार रहेगी उसकी दुहाई। आप इसके पहले मैं 2005 से राजनीति में, 2005 में ब्लॉक प्रमुख था, तब वो किसी और दल में थे। 2012 में चुनाव लड़ा विधानसभा के, तब किसी और दल में थे। 17 में चुनाव लड़ा तब किसी और दल में थे। 22 में तब किसी और दल में थे। आज निर्दल हैं तो उनकी क्या चर्चा हम करें? लोग कहते हैं सत्ता ओनली सत्ता, वो सत्ता के साथ रहते हैं। लोग कहते हैं आप क्यों रहते हैं उसका कारण आप खोजिए, क्या कारण है। लोग कहते हैं कि वो सांसद रहें, विधायक रहें न रहें, लेकिन जौनपुर की सियासत के सबसे बड़े नेता हैं। हमको उन्होंने जितवाया है, गिरीश यादव मंत्री जी को उन्होंने जितवाया है, रमेश सिंह को उन्होंने जितवाया है, भाजपा के कई विधायक कई प्रमुख बने, उन्होंने जितवाया है। किसको उन्होंने जितवाया बताइए? प्रिंसू को जितवाया। क्या बात आप कर रहे हैं? प्रिंसू को भाजपा ने जितवाया है। भाजपा के सिंबल पे लड़े हैं प्रिंसू, हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं भाजपा का सिंबल उनको जितवाया है, मोदी और योगी ने उनको जितवाया है। धनंजय सिंह नहीं जितवाया। मैं कह रहा हूँ भाजपा ने जितवाया है, भाजपा के सिंबल ने जितवाया है। भाई जौनपुर की सियासत के वो बेताज बादशाह हैं। ये आपके मीडिया की निगाह में होंगे, जौनपुर की निगाह में नहीं। आपके मीडिया की जौनपुर में कोई भी ब्लॉक प्रमुख अगर जीतेगा तो उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जीत सकता। पता नहीं कैसे आपको कौन जानकारी दिया है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। 1 दर्जन से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख
बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, देखिए, प्रमुख, ऐसा आप सब इसलिए उनके हैं। अब आप इसलिए कह रहे हैं कि उनके साथ बाहुबल सब जुड़ा हुआ है, और जो प्रमुखी का चुनाव होता है उसमें बाहुबल का प्रयोग होता है। तो लोगों को लगता है कि जो प्रमुख बने हैं, कोई एक दिन गया प्रचार करके चला आया तो उनके बाहुबल के नाते वो आदमी जीत गया। ऐसी बात नहीं है। प्रमुख का चुनाव खुद जो ताकतवर होता है, सक्षम होता है हर चीज से, कहीं ना कहीं वह चुनाव जीतता है। इसमें किसी के कोई बहुत बड़ा रोल मैं नहीं मानता हूँ। रही बात उनकी चर्चा ही क्यों हम करें जब हमारे दल में नहीं है, हम उनकी चर्चा क्यों करें? भगवान भारतीय परशुराम जनता पर चर्चा पार्टी करिए, लगातार, भगवान परशुराम पर चर्चा करिए आप। जहां परशुराम है वहीं राम है, और जहां राम है वहीं तो परशुराम राम है। राम के ही अवतार हैं। वो ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं। नहीं यूपी की देखिए, सियासत में ठाकुर और ब्राह्मण की जो राजनीति ठाकुर- है इस वक्त चरम पर है। ठाकुर और और ब्राह्मण आपका एक- इंटरव्यू इसके बगैर खत्म कैसे होगा? देश की नहीं, यूपी की जनता ये तो जरूर अच्छा जानना चलिए, चाहती मैं है। आपसे ही कह रहा हूँ पंडित जी, आप ये बताइए, 2014 में ब्राह्मण ठाकुर एक साथ छोड़ दिए, 17 में ब्राह्मण ठाकुर एक साथ ओढ़ दिए, 22 में एक साथ ब्राह्मण ठाकुर ओढ़ दिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ब्राह्मण ठाकुर एक साथ ओढ़ दिए। कहाँ दूरियां हैं? कहाँ दूरियां हैं? कहाँ दूरियां हैं? दूरियां नहीं है, सब एक है। और कुछ नेता, मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ नेता चाहते हैं कि जातिवाद उत्पन्न हो, ब्राह्मण ठाकुर अलग हो। नहीं, ब्राह्मण ठाकुर अलग नहीं है, सब एक है। भाई ब्राह्मण का सबसे ज्यादा सम्मान कौन करता है? क्षत्रिय तो करते हैं। क्षत्रिय आज भी ब्राह्मणों के, क्षत्रिय के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं अरसिया जिस गांव का रहने वाला, वहां बगल बगल जितने गांव हैं, जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हमारे घर का अगर बच्चा भी उनके दरवाजे पे पहुंच जाए तो क्षत्रिय समाज उनके चरणों को छू करके प्रणाम करता है। आप ये बताइए, यह संस्कार, हाँ कुछ लोग होंगे असंस्कारिक, लेकिन लगभग आप क्षत्रिय समाज में जाएंगे तो ब्राह्मणों का सम्मान बहुत ज्यादा क्षत्रिय समाज देता है और देता चला आया है। कुछ नेता हाल फिलहाल में आए जिन्होंने ब्राह्मण क्षत्रियों को अलग करने का अथक प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ब्राह्मण क्षत्रियों के जो अटूट संबंध आज नहीं आदि से चले आ रहे हैं उसको कोई तोड़ पाया और न कोई तोड़ पाएगा। 27 में भी एक रहेंगे, आगे भी एक रहेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय को तोड़ने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, न कोई तोड़ पाया है, न कोई तोड़ पाएगा। एक सवाल पूछेंगे, आपको बुरा लग जाएगा। पूछिए। बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं बुरा लगेगा। आप इतना कुछ बोल रहे हैं धनंजय सिंह जी को लेकर। हम नहीं बोले, आप बुलवा रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं और आप ऐसे स्टैंड ले रहे हैं, आपको कहीं डर और नहीं लगता है? मैं अपने माँ बाप और भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। मैं रमेश मिश्रा हूँ, 2005 से राजनीति कर रहा हूँ, मेरे बारे में आप पता कर लीजिएगा। डर के आगे जीत है। अब मैंने उसी डर को और खत्म करने के लिए 18,000 फीट से कूद गया था। सिर्फ दोस्तों ने चैलेंज किया, कूद गया। हमने कहा कि वो सब कह रहे थे नहीं कूद पाओगे, हमने कहा लो 18,000 फीट से कूद के वहीं ऊपर ही भाषण दिया, आसमान में तब नीचे उतरा। तो डर तो 18,000 फीट से नहीं लगा तो धरा पे किससे डर लगेगा? हम किसी से नहीं डरते हैं, ठीक है? और ऐसे लोगों से तो कदापि नहीं डरते हैं। और डरता वो है जो अपराधी होता है, जिसके ऊपर मुकदमा होता है। हमारे ऊपर 151 तक का मुकदमा नहीं है। 2005 से लेकर 2026 चल रहा है। इतने बड़े राजनीतिक कैरियर में एक भी मुकदमा नहीं है। न मेरे ऊपर कोई आरोप है, न मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। और जब मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, मैं क्यों डरूंगा? डरे हो जो अपराधी है, जो चोर है, जो बंडोल है, जो गलत काम करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, वो डरे। रमेश मिश्रा क्यों डरेगा? जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम। अब हम पहुंच गए हैं सई नदी के पास, और यह सई नदी पर आप ये जान लीजिए कि यहाँ हमने 2 पुलों का निर्माण करवाया है। अच्छा। एक भोजनाथ घाट, एक कारोवीर घाट का पुल। अच्छा। और यह पुल अगर मैं कहूँ जी तो कम से कम लगभग 40-50 गांव हमारे बदलापुर विधानसभा के, ऐसे लगभग 100 गांव को यह हमारा ब्रिज जोड़ता है। और इसी सई नदी पर एक पुल यहाँ पर है, भोजनाथ घाट, इसके जस्ट आप लगभग 6-7 किलोमीटर जाएंगे, आगे एक कारोवीर घाट का पुल हमने बनवाया है। अच्छा। और ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं नई, ये किसानों को बड़ी समस्या हो रही थी। भटपुरा पंप कैनाल एक था, और वह पंप कैनाल अगर मैं कहूँ तो 1968 का रहा होगा पंप कैनाल। और इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं, कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया उस पंप कैनाल पर, और वह पंप कैनाल पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो गया था। और उस पंप कैनाल को भी
हमने चालू करवा करके ऐसे लगभग हमारे यहाँ 4 पंप कैनाल थे। कंधी का पंप कैनाल, सोनौरा पंप कैनाल फर्स्ट, सोनौरा पंप कैनाल सेकंड और भटपुरा पंप कैनाल को भी चालू करवाया। और ये जो ब्रिज आपके सामने आप देख रहे हैं अभी मिट्टी का काम हो करके ये पूरा सड़क बन रहा है जी। और एक पुल यहाँ पर, एक पुल वहाँ पर, ऐसे हमने लगभग 17 से 18 पुल पूरे बदलापुर में बनवाए हैं। अच्छा। और नदियों पर अगर मैं कहूँ तो नदियों पर कम से कम मैंने 4-5 बड़े पुल बनवाए हैं। इतने बड़े बड़े पुल लगभग अगर मैं मुआवजा ले लूं तो एक पुल का कम से कम 30-40 करोड़ रुपए लगभग पड़ जाता है। और अगर मैं कुल मिला जुला के कहूँ मेरा 9 साल का कार्यकाल हो गया और इन 9 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और चूंकि यह पुल डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके समय में यह पुल हमारा पास हुआ था। और ये बहुत बड़ी बात है, पहले एक पुल नहीं मिलता था पूर्व की सरकारों में, आज 17, 18 पुल, इतने बड़े बड़े पुल एक विधानसभा में अगर बन रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार हर क्षेत्र पर कितना ध्यान दे रही है, ग्रामीण क्षेत्र पर। ये हमारा शहरी विधानसभा नहीं है। शहर के विधानसभा में तो बहुत कुछ बिना मांगे मिल जाता है, इसलिए कि वहां पर जो है सबकी निगाह रहती है, मुख्यालय होता है, वहां पर कलेक्टर से लेके कप्तान से लेके सारे अधिकारी वहीं आते हैं, वहीं बैठते हैं। देख रहे हैं ना ये धूल? जी सर, यही तो मिट्टी है हमारी धरा की, जिसने हमें विधायक बनाया 2-2 बार। ये मट्टी जो है, इसी मट्टी की देन है कि इसकी सेवा करने का हमें अवसर मिल रहा है। यहाँ सड़कों का जाल बिछाने का अवसर मिल रहा है। धूल फाँकना ये हम लोग परमानेंट करते हैं साहब। ये हम लोग हमेशा धूल फाकी, हमेशा हम लोग हमेशा जो ऐसा करते रहते हैं और क्षेत्र में चलते रहते हैं। आप जानिए हमारे यहाँ कोई सड़क भी नहीं बची है। जितनी बड़ी सड़कें थी सब हमने लगभग पास करा दिया है कि लगभग 2026 में दिसंबर माह में हमारा ये टारगेट है पूरी तरीके से बदलापुर को संतृप्त करने का। अच्छा, बदलापुर को बदल देने का या आप कहिए विकास के कार्यों से संतृप्त कर देने का। बहुत बड़ा पुल बन रहा है, बहुत बड़ा पुल। अच्छा, ये सई नदी है और बहुत सई नदी, इसका पार्ट बहुत बड़ा है सई नदी का। ये लगभग अगर मैं कहूँ तो सैकड़ों गांव इस पुल के माध्यम से जुड़ेंगे और ये पुल लगभग कंप्लीट हो गया है। ये पुल का निर्माण भी आप देख रहे होंगे लगभग हमारा पूरा हो गया। सिर्फ बीच वाला जो है स्लैब वो रह गया है। अगर मैं कहूँ तो 2-3 महीने के अंदर हमारा यह पुल जो है वो चालू हो जाएगा। और जिस पंप कैनाल की मैं चर्चा कर रहा था वो पंप कैनाल वही सामने वाला पंप कैनाल है। वह पंप कैनाल आप देख रहे होंगे, वो पंप कैनाल आज लगभग मैं अगर कहूँ तो 25, 30, 40 सालों से बंद पड़ा हुआ था। अच्छा, वो चल ही नहीं रहा था। ये पाइप वो सब लीकेज हो गया था। सब मैंने जो है पूरी पाइपलाइन पूरी नई बिछवाई। इसके अलावा इसका मोटर, इसका रेगुलेटर, इसका जो है पूरा वायरिंग सब कुछ मैंने नया करवाया। और ठीक ठाक नदी है ये। हाँ, सई नदी में जो है आप समझ लीजिए कि हमेशा आपको पानी इतना मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरीके से ये तो सई नदी हमारी जो विधानसभा है, एक तरफ सई नदी, एक तरफ गोमती नदी, बीच में पीली नदी, यानी बदलापुर विधानसभा में 3 नदियों का एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो संगम है, सई, गोमती और पीली। इसीलिए मैंने अभी विधानसभा के सत्र में और कई बार मैंने कहा कि हमारा जब बदलापुर संतृप्त हो जाए 2026 में दिसंबर तक मैंने टारगेट रखा है संतृप्त करने का। उसके बाद चूंकि परिसीमन होने वाला है, अब परिसीमन में विधानसभा लगभग बढ़ जाएगी, 12 हो जाएगी। तो जब 12 हो जाएगी तो जिला जो जौनपुर है उसमें जरूर बंटवारा होगा, 2 भाग में होगा ही। तो हमने इसीलिए मांग रखना शुरू कर दिया है कि जो दूसरा जिला बने जौनपुर में वो बदलापुर बने। बदलापुर उसके लायक है, यहाँ संतृप्त है। यहाँ हम बिजली का, यहाँ हम रेलवे का यार्ड भी बनवा रहे हैं। यहाँ हम जो है सारे पुल हमारे लगभग बन गए हैं, सारी सड़कें हमारी बन गई हैं, सारे काम हमारे यहाँ हो गए। काम हमारे यहाँ कुछ बचा नहीं है। तो अगर कोई काम बचा नहीं, सब कुछ हो गया है, तो क्यों ना बदलापुर को जिला बनाया जाए। और बदलापुर से 3-4 अगल बगल की जो विधानसभाएं हैं, एक तरफ मुंगरा विधानसभा, इधर आप देख रहे हैं मुंगरा बादशाहपुर, और इधर शाहगंज है, यानी शाहगंज, मुंगरा और मल्हनी, ये सबको जोड़ करके बदलापुर बनाया जाए। और आपको ये मंदिर में जो दिखा रहा हूँ बहुत पुराना प्राचीन इतिहास है। ये बोझनाथ बाबा का धाम है।
ये भोजनाथ बाबा का धाम है और यहाँ आस्था का प्रतीक है। लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने भोजनाथ बाबा का। तो हमने अगला टारगेट ये रखा है, जब पुल और सड़क बन जाएगी तो हम पर्यटन विभाग से ये पूरे परिसर को, जो भोजनाथ धाम का परिसर है, इसका हम कायाकल्प करवाएंगे। ऐसे अभी तक हमने 4-5 मंदिरों का करवा दिया है पर्यटन विभाग से, और इसको भी हम करवाएंगे। तो हम कहें तो पर्यटन के हिसाब से, सड़क के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, हर हिसाब से हमने बदलापुर को संतृप्त करने का पूरा प्रयास किया है, जो हमारा 26 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। और आप आए, हमारी सारी योजनाओं को देखें। इसके लिए पांडे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके रेडिंग को बहुत लोग देखते हैं, बहुत फॉलोअर हैं, और मैं आपको और शुभकामनाएं देता हूं बदलापुर विधानसभा की तरफ से, बदलापुर की देवतुल जनता की तरफ से। आप और आगे बढ़ें और आप तरक्की करें। इसी तरीके से लोग विधायकों की सिर्फ बुराई करते हैं। विधायक कितना निरीह होता है। विधायक दिन रात क्षेत्र में रहता है, न्योता हकारी करता है, रात रात भर जगता है, काम के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी अच्छाई को कोई नहीं कहता, सब बुराई करते हैं, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे कोई हो। लेकिन अच्छी बात है कि कोई पत्रकार ऐसे हमको मिले जो कि हमारी बुराई को नहीं, हमारी अच्छाई को दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहली बार मेरे लाइफ में कोई ऐसा पत्रकार मुझे मिला जो कि आपकी अच्छाइयों को दुनिया के सामने दिखा रहा है। कि विधायक कि आप एक पहलू को देखते हैं, लेकिन जो दिन रात काम करके और मेहनत करके अपने क्षेत्र का विकास करता है, उस पहलू को कहीं ना कहीं आप छोड़ देते हैं। लोग बुराई बताते हैं, बहुत कमज़ोर बना है, इसमें ये हो गया, इसमें कमीशनबाजी हो गया, ये सड़क टूट गई, इसमें विधायक ने कर दिया। आधिकारिक कोई नहीं कहता है, जबकि बिना आधिकारिक ने बिल पास होता है, बिना आधिकारिक ने जांच होता है, वही टेंडर बनाता है, वही एस्टीमेट बनाता है। हर जगह नेता गाली खाता है। अच्छा काम होता है श्रेय कम मिलता है, जरा से बुराई आई तो सारा दोष मेरे ऊपर आता है। तो मैं आपको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूं कि आप इसी तरीके से विधायकों के अच्छे काम को भी दिखाते रहिए। नेता धूल फांकता है जी, नेता जमीन पर रहता है जी, नेता रात में कब सोता है, कब जगता है, उसका परिवार क्या करता है, क्या नहीं करता है। क्योंकि हम लोग इतने दिनों की पत्रकारिता में नेताओं के साथ ही उठना बैठना, घर से ज़्यादा नेताओं के साथ रहना है, तो इसलिए उनके प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण में रखता हूँ। क्योंकि नेता बहुत बड़ा होता है, लोकतंत्र में खासकर, इसलिए उसका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है। और इसलिए हर कोई नेता ही बनना चाहता है। गाली चाहे कितना ही नेता को दे, तो नेता का तपस्या बड़ा होता है। तो इसलिए जो नेता करता है समाज के लिए, वो चीजें भी होना चाहिए ना। गाना बना था कि नेता तुम ही हो कल के, ठीक ना, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये गाना था ना। तो नेता, जब देश आजाद हुआ था तो नेता, हर कोई सोचता था कि नेता है। अब नेता एक गाली हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने काम किया है, उसे दिखाना चाहिए। और नेताओं का बड़ा त्याग है, तभी ये देश चल रहा है। ठीक है, तो एक नया पहलू भी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। धन्यवाद। और ये 2027 तक सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे हर विधानसभा में जाऊंगा जो विधायक ने किया है, मुंह से नहीं बल्कि जाके स्थान पर। बहुत बड़ी बात है कि भाई दिखाओ। 45 डिग्री टेम्परेचर में आप घूम रहे हैं, एक एक कार्यों को देख रहे हैं। भाई हम तो नेता हैं, हमारा जाना मजबूरी है, लेकिन एक पत्रकार इतने टेम्परेचर में जाकर के एक एक योजना को अगर देख रहा है, तो मैं समझता हूँ पत्रकारिता जगत में आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद, नमस्ते।